हेलो ब्रेन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें कि हम बात करने वाले हैं अपने यूनिट 3 की क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। इससे पहले हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने सारे डिटेल वाइज कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो से पहले आप लोग उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड। पहले हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है, तो इसे हम पूरे डिटेल वाइज कवर करने वाले कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं जावा के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जावा के अंदर। यहीं से हमारे रूप्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही होता है। ठीक है। सेकंड हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, पैकेजेस क्या होते हैं, क्या यूज है पैकेज का, क्यों आया है ये, स्ट्रिंग क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर एंड मेथड में डिफरेंस क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या क्या डिफरेंस है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को तो पढ़ के ही जाना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए इन्हें डिटेल वाइज समझ लेते हैं किसका क्या मतलब है। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एन एंटिटी डेट हैज स्टेट एंड बिहेवियर। एक ऐसी एंटिटी जिसके पास कुछ ना कुछ उसका स्टेट हो और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ उसका बिहेवियर हो, इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। मान लो कि हमारे एक मोबाइल है, तो ये हमारी एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका बिहेवियर क्या होगा कि हमारा क्या क्या वर्क करके हमें देता है ये मोबाइल। जैसे कि कॉलिंग सिस्टम हो गया, हम कॉल कर सकते हैं, नेट यहाँ पे चला सकते हैं, अगर इसे कैमरे की तरह यूज में लेना है तो कैमरे की तरह यूज में ले सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, बहुत मतलब इससे रिलेटेड हम एक से अधिक काम कर सकते हैं अपने मोबाइल से। ठीक है। तो ये इसका क्या बिहेवियर हो गया। अब स्टेट हो गया, स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें क्या क्या डाटा क्या क्या रिप्रेजेंट है, ऐसा कुछ अगर इसे माने तो स्टेट के अंतर्गत। और इसमें एक चीज़ और होती है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, इसका कुछ ना कुछ एक यूनिक आईडी होगी, इसका कुछ न कुछ यूनिक मॉडल होगा, ये क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी होगी। तो हमारे ऑब्जेक्ट के अंतर्गत 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती हैं। कौन कौन सी, वही है पहले हमारे स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका कुछ ना कुछ स्टेट होगा, बिहेवियर होगा और उसके कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होगी। ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट को इस तरह से कुछ समझना है। अगर ऑब्जेक्ट के एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में के अंदर देख लेंगे चेयर, बाइक, मार्कर, पेन, टेबल, कार, etc। मतलब कुछ भी हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके पास कुछ ना कुछ का स्टेट हो और या उसके साथ साथ उसका बिहेवियर हो, तो हमारा वो ऑब्जेक्ट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर एक और एग्जाम्पल से अगर समझे तो मान लो हमारा कुछ पेन है, तो पेन इज एन ऑब्जेक्ट। पेन हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट है। इट्स नेम इज रिनॉल्ड्स। इसका क्या नाम है, रिनॉल्ड। कलर इज व्हाइट नोन एज इट्स स्टेट। तो इसका मतलब स्टेट का मतलब क्या होगा, स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे पेन का एग्जांपल लेके बताया गया है। अगर मान लो हमारे पास कुछ पेन है, उसका कुछ नाम है, उसका कलर वाइट है, तो ये सब इसके क्या है, स्टेट है। इट इज़ यूज टू राइट। अब ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, इससे हम कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो जो हमारे लिखने का है तो ये क्या होता है, सो राइटिंग इज इट्स बिहेवियर। तो हमारा जो इसका राइटिंग है क्या काम करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका क्या है, बिहेवियर। तो इसका स्टेट क्या होगा हमारा, इसका नाम हो गया, कलर हो गया, इट इज एक से अधिक, इससे कुछ भी हो सकता है, तो हमारा स्टेट हो गया जिसके नाम से इसे पहचाने, तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो स्टेट हमारा इसका नाम हो गया, इसका कुछ कलर हो गया, और लेकिन अब किसके लिए यूज़ किया जाता है, राइटिंग के लिए, तो इसका कुछ बिहेवियर हो गया। अगर इसमें ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस की बात करें तो इसमें 3 तरह की हमारे 3 हैं। कौन कौन सी हैं। एन ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ड एंटिटी। हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ड एंटिटी है। द ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी विच एज स्टेट एंड बिहेवियर। हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक एंटिटी है जिसके पास उसका कुछ स्टेट होता है एंड बिहेवियर होता है। द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है क्लास का इंस्टेंस होता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे किए जाते हैं, हम ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा समझ लिए हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो उन्हें समझ लेते हैं। इन जावा वी कैन नॉट एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारी जो जावा लैंग्वेज है, जावा के अंदर हम ऑब्जेक्ट के बिना कुछ भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। समझ रहे हैं। तो वी कैन नॉट एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो जब तक हम ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम उसे एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते। जो भी हम जावा में कोड लिखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। जावा प्रोवाइड्स 5 वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। हमारी जो जावा लैंग्वेज है 5 वे प्रोवाइड कराती है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। कौन कौन से, उन्हें चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो वे है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, तो पहला है यूजिंग न्यू कीवर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा न्यू कीवर्ड का ही यूज़ किया जाएगा। अगर हम कोडिंग जब भी आप लोग करेंगे तो कोडिंग में जितनी प्रोग्राम बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाएगा वो न्यू कीवर्ड की हेल्प से ही ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे। ठीक है। दूसरा है हमारे यूजिंग क्लोन मेथड। थर्ड है हमारे यूजिंग न्यू इंस्टेंस मेथड ऑफ द क्लास। और फोर्थ है हमारे यूजिंग न्यू इंस्टेंस मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्टर। तो मेथड और कंस्ट्रक्टर में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। दोनों हमारे एक जैसे ही लगते हैं लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है। और लास्ट है हमारा यूजिंग डिजिटलाइजेशन। ठीक है।
तो ये सारे हमारे पास तरीके हैं जिनसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मोस्ट ऑफ यूज होने वाला है वो हमारा यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो हम ये न्यू कीवर्ड को ही इसमें पूरा ड्रिल में समझने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड के हेल्प से आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगा। बाकी वो जैसे जैसे आप कोडिंग करते रहते हैं सारी चीज़ें हमें मिलती रहती हैं। तो फिलहाल अभी हम इसमें थ्योरी पार्ट ही कवर कर रहे हैं। तो थ्योरी पार्ट में हम यहाँ पे तो थ्योरी पूरा पढ़ने वाले, तो कोडिंग तो यहाँ पे करने वाले हैं नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड को ही पूरा समझेंगे। ठीक है। The new keyword is the most popular way to create an object or instance of the class when we create an instance of the class by using the new keyword। तो हमारा इसमें इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो न्यू कीवर्ड है मोस्ट पॉपुलर वे है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो इट एलोकेट्स मेमोरी फॉर द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। इसका जो न्यू कीवर्ड है क्या करता है, एक मेमोरी एलोकेट करता है किसके लिए, द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को न्यू क्रिएट करने के लिए, एंड आल्सो रिटर्न द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू दैट मेमोरी। और इसके साथ साथ क्या करता है, रिटर्न करता है रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है। द न्यू कीवर्ड इज आल्सो यूज्ड टू क्रिएट एन एरे। हमारा जो न्यू कीवर्ड है वो भी और भी किसी काम के लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए, एरे को क्रिएट करने के लिए भी हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट थे न्यू कीवर्ड के अंतर्गत। तो यहाँ आप लोग समझ सकते हैं कि न्यू कीवर्ड का मतलब क्या है, इसका यूज क्या है। ठीक है। नेक्स्ट अगर सिंटैक्स की बात करें कि ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो सिंटैक्स में सबसे पहले आपको क्लास नेम लिखना है। जिस नाम से आपने प्रोग्राम में क्लास नेम बनाई है, पहले क्लास लिखते हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम बनाते हैं। ठीक है। तो नाम अपने नाम से कुछ भी रख सकते हैं, और शर्त हुआ कुछ ऐसा प्री डिफाइन, उसका कुछ मीन्स नहीं होना चाहिए, है ना, जो कोड में यूज किया जा सकता है, जिसका कुछ अपना एक अलग से मतलब हो। तो आप क्लास हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, उसका पहला लेटर होगा कैपिटल लेटर में होता है, जिसे कैमल केस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स है हमारा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई भी नाम से आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं, इक्वल टू करके न्यू कीवर्ड आपको यूज़ करना है, और फिर दोबारा फिर क्लास नेम लिख देना है, जो पहले क्लास नेम आप लोग लिखे थे, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा देना है, और लास्ट में सेमीकोलन। इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। तो चलिए इनके एग्जांपल भी समझ लेते हैं कि एग्जांपल भी क्या है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो इस एग्जांपल के माध्यम से समझने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। हमने एक इसमें क्लास बनाई है जिसे पब्लिक कर दिया गया है, और जो क्लास का नाम है क्रिएट ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल1। तो ये हमारे क्लास का क्या है, नाम है। जो हमारी क्लास है वो पब्लिक है, और इसका नाम क्या है हमारे क्लास का, क्रिएट ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल1। फिर इसकी करली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट की गई है, और void show एक मेथड यहाँ पे क्रिएट किया गया है। इसके अंदर जस्ट इस बॉडी के अंदर हमने कुछ प्रिंट करा दिया, वेलकम टू जावा। तो हमारे इस void show जो हमारा मेथड है इसमें क्रिएट किया है, तो इसके अंतर्गत कुछ ना कुछ हमें प्रिंट करा दिया गया है, क्या है, वेलकम टू जावा टी पॉइंट। फिर इसकी बॉडी क्लोज कर दी गई है। फिर मेन फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया गया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। फिर इसका कुछ बॉडी स्टार्ट किया गया है, और इसके अंतर्गत क्या किया गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करने के लिए हमने सिंटेक्स क्या देखा था, सबसे पहले क्लास नेम होगा, फिर ऑब्जेक्ट का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, फिर इक्वल टू करके न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर बाद में जो हम क्लास का नाम पहले था फिर से दोबारा क्लास का नाम रखेंगे, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है। तो वैसे यहाँ पे मेन फंक्शन के अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हमारा क्लास का नाम क्या था, क्रिएट ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल1। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रिएट ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल1, फिर स्पेस करके ऑब्जेक्ट obj हमने यहाँ पे लिखा है, इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करके अगेन क्रिएट ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल1 एंड पैरेंथेसिस क्लोज्ड। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, और फिर दोबारा हम क्या कर देंगे, जो हमारे ऊपर मेथड क्रिएट किए थे शो नाम का, void show, तो यहाँ पे उसे दोबारा कॉल करना होगा, तभी उसके अंदर का चीज़ है उसके बॉडी के अंदर लिखा है वेलकम टू जावा टी पॉइंट, वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे उसे कॉल करने के लिए हम जिस नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट हम किस नाम का क्रिएट किया, obj। तो obj लिखना पड़ेगा, और obj के बाद डॉट लगाना पड़ेगा, और फिर से जो हमने मेथड क्रिएट किया उसका नाम क्या था, शो करके सेमीकोलन लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद दोनों अपने करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ये हमारा पूरा एक प्रोग्राम बन गया, जो कि है ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल। तो बहुत ईजी है, इसे यहाँ से आप समझ सकते हैं। फिर इसे जब हम रन कराएंगे तो सबसे पहले कंपाइल करने की हमें नीड होगी। तो कंपाइल कैसे करेंगे, सबसे पहले जावा सी लिखने के बाद स्पेस देंगे, और इसके क्लास का नाम हमारा क्या है, क्रिएट ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल1 डॉट जावा। फिर हम ऐसा कुछ लिखने के बाद इंटर कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद अगर कुछ भी एरर नहीं होता है हमारे प्रोग्राम में, तो हमें कुछ रन करने के लिए दोबारा से क्लिक लाइन आ जाएगी। तो रन करेंगे हम जावा, और अपने क्लास का नाम हमारा जावा, स्पेस करके क्लास का नाम रखेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल1, फिर से इंटर कर देंगे। जो भी हमारा इसका आउटपुट है वो हमारा आउटपुट निकल के आ जाएगा। आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, वेलकम टू जावा टी पॉइंट। तो राइट साइड में आप लोग देख रहे होंगे आउटपुट में वेलकम टू जावा टी पॉइंट कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये था सिंपल एग्जाम्पल कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको ऑब्जेक्ट के बारे में डिफाइन करना है कि ऐसा कुछ एंटिटी, ऐसी कोई एंटिटी जिसके पास उसका कुछ स्टेट हो या और उसके साथ साथ बिहेवियर भी हो, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है।
हमारा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, उसके पास स्टेट और उसका कुछ बिहेवियर होना चाहिए। एग्जाम्पल आपको कुछ दे देना है और उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देने हैं, उसके साथ साथ उसका कुछ सिंटैक्स बनाने कि सिंटैक्स क्या होता है, और साथ में एक छोटा सा प्रोग्राम बना देंगे तो और भी बेहतर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए 3 वे हैं। कौन कौन से हैं? पहला बाय रेफरेंस वेरिएबल, बाय मेथड एंड तीसरा है हमारा बाय कंस्ट्रक्टर। अगर बाय रेफरेंस वेरिएबल की बात करें तो पहले पॉइंट को समझ लेते हैं कि इनिशियलाइजेशन थ्रू रेफरेंस। इनिशियलाइजेशन एंड ऑब्जेक्ट मीन्स स्टोरिंग डाटा इनटू द ऑब्जेक्ट। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में डाटा को स्टोर करना। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल से यहाँ पे समझ लेते हो तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा। हमने यहाँ पे स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई है और उसके अंतर्गत बॉडी में हमने आईडी नाम का एक वेरिएबल लिया है। आईडी में कुछ ना कुछ हमारे इंट टाइप की वैल्यू होगी, तो इसलिए हमने इंटीजर डेटा टाइप रख दिया है। फिर हमने कुछ एक स्टूडेंट का नाम रखा है, नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का होता है, इसलिए हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज किया है। फिर बॉडी क्लोज कर दी है। स्ट्रिंग नेम लिखने के बाद हम बॉडी क्लोज कर देते हैं अपनी क्लास की। फिर यहाँ पे हम दूसरे मेन फंक्शन की क्लास बनाते हैं। मेन फंक्शन की क्लास, हमारी क्लास का नाम क्या है? टेस्ट स्टूडेंट 2। तो जो हमारी मेन फंक्शन की क्लास का नाम क्या है? टेस्ट स्टूडेंट 2। फिर अपने यहाँ मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर जस्ट अपना हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का हमें तरीका पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट कोई लिखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी कर सकते हैं, इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करके फिर सेकेंड क्लास का नाम और पैरेंथेसिस क्लोज्ड। ठीक है, तो हमारे क्लास का नाम इसमें क्या था? सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे क्लास का नाम किस नाम से क्रिएट किए थे? स्टूडेंट नाम से। तो यहाँ पे क्लास का नेम की जगह में स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज। इसके जस्ट नीचे हमने आईडी की वैल्यू ऊपर कुछ डिफाइन नहीं की थी, तो यहाँ पे हम जो जिस नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, S1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट आईडी हमारे क्या है, वहाँ पे ऊपर कुछ डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो आईडी इक्वल टू 101, इसकी कुछ आईडी हो जाएगी, और S1 डॉट नेम, अब उसका कुछ नाम हो जाएगा सोनू। तो यहाँ पे हम कुछ बाय रेफरेंस वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएबल पे यहाँ से कुछ रेफरेंस जाएगा, यहाँ से कुछ वैल्यू जाएगी ऊपर हमारे क्लास पे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल करके इससे कुछ ना कुछ प्रिंट कराने की कोशिश की है। S1 डॉट आईडी को प्रिंट कराया और प्लस S1 डॉट नेम को। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मेंबर विद द वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब क्या है, इन दोनों के 101 एंड सोनू के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, तो हमने क्या किया, डबल कोट्स के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस पास करा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा एक सिंपल प्रोग्राम बन जाएगा किसका, बाय रेफरेंस वेरिएबल का पहले टाइप का, कि ऑब्जेक्ट को हम कितने तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। बाय रेफरेंस वेरिएबल जो हमारा पहला टाइप था उसे हम पढ़ रहे हैं। तो ये पहले टाइप का एग्जांपल था आप लोगों का। सबसे पहले आप लोग एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास हमने बनाई, उसका कुछ नाम रखा, हमने उसके अंतर्गत उसके बॉडी के अंतर्गत कुछ आईडी ली और नेम लिया, फिर बॉडी उसकी क्लोज कर दी। फिर हमने मेन फंक्शन की क्लास बनाई और मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास के नाम का और कुछ ना कुछ वैल्यू पास करा दिए। तो इस तरह से वैल्यू पास कराना हमारा रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल की वैल्यू के यहाँ पे पास करा दिए और उन्हें दोनों को प्रिंट करा दिया। आउटपुट की बात करें तो अगर इसमें आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, S1 की वैल्यू, वो आईडी की वैल्यू सॉरी, और नेम की वैल्यू। तो हमारी आईडी हमारी क्या है 101 और नेम हमारा क्या है सोनू। तो हमारा आउटपुट में राइट साइड पे आप लोग देख रहे होंगे कि आउटपुट पे क्या है हमारा 101 स्पेस सोनू। तो इस तरह से कुछ आउटपुट शो हो जाएगा जब इसे कंपाइल और रन करने के बाद। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल बाय रेफरेंस वेरिएबल। इसमें एक पॉइंट आप लोगों को और भी ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे किसी प्रोग्राम में एक से अधिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक प्रोग्राम में केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन इन इट थ्रू रेफरेंस वेरिएबल। तो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल से हमें चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी, तो इसे हम इसलिए बार बार हम एग्जांपल सारे प्रोग्राम देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपको इजी भी लगेगा। अगर एग्जांपल अगर आप लोगों के समझ में आ जाते हैं तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अपने से क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं, बना सकते हैं अगर कोडिंग समझ में आ जाती है तो हम लोग कोडिंग को ज़्यादा कवर करने वाले हैं, कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। यहाँ पे हमने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है, उसके अंदर जस्ट सेम जैसे एच ऊपर एवब जो किए थे हम, तो वहाँ पे हमने कुछ आईडी बनाई थी, उसका इंट डेटा टाइप लिखा था और नेम लिखा था स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, बॉडी क्लोज कर दिए थे। फिर हम मेन फंक्शन की क्लास बनाएंगे टेस्ट स्टूडेंट 3। मेन फंक्शन क्लास बनाने के बाद हमने मेन फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, फिर इसकी बॉडी स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। अभी तक हमने एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट यानी एक से अधिक दो ऑब्जेक्ट को बना के एग्जाम्पल को समझने वाले हैं कि कैसे हम एक से अधिक दो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे और कैसे वर्क करता है। तो हमने सबसे पहले क्या है, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, हमने सिंटेक्स अभी देख लिया था।
इससे पहले सबसे पहले क्लास का नाम, तो क्लास का नाम हमारा क्या है, स्टूडेंट। फिर हम ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। तो हमने कर लिया अपने मन से S1 इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करने के बाद फिर से क्लास का नाम अगेन स्टूडेंट पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज। फिर से हम दोबारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो हमारी क्लास का नाम वो तो सेम ही रहेगा, मतलब क्लास का नाम चेंज नहीं होगा, हमारा ऑब्जेक्ट का नाम चेंज होगा। तो हम ऑब्जेक्ट का नाम पहले क्या लिखे थे S1, और दूसरा यहाँ पे अगर दूसरा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं उसका ऑब्जेक्ट का नाम दूसरा हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम हम S2 ले लेते हैं इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। अब इनमें कुछ वैल्यू भी इनिशियलाइज करा देते हैं। तो वैल्यू कैसे, रेफरेंस बाय रेफरेंस वेरिएबल हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो बाय रेफरेंस के अकॉर्डिंग कैसे वैल्यू पास कराते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग इससे पहले देख लिए थे, सेकंड एग्जांपल है ये, लेकिन इसमें हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने S1.id पे 101 वैल्यू रखी है और S1.name पे सोनू नाम रखा है। ठीक है, और यहाँ पे S2 की बात करें तो S2.id पे हमने 102 वैल्यू रखी है और S2.name पे अमित नाम रखा है। ठीक है, अब इसे दोनों को प्रिंट करा देंगे हम system.println S1.id प्लस दोनों के बीच में स्पेस हमें रखना है, तो डबल कोट्स के अंदर स्पेस हम प्रिंट करा देंगे प्लस करके S1.name। यहाँ पे प्लस क्या है, मर्ज करता है चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे पहले चीज़ प्रिंट हो जाएगी हमारी इससे 101 एंड सोनू। अब यहाँ पे प्रिंट ln यूज किया गया है, तो ln का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन पे जो भी चीज़ आउटपुट आएगा नेक्स्ट लाइन पे ही प्रिंट होगा। तो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करने के लिए हमने दोबारा एक प्रिंटफ और लगाया हुआ है, वो क्या है, system.out.println S2.id प्लस डबल कोट्स के अंदर स्पेस प्रिंट कराया गया है, फिर प्लस S2.name। तो यहाँ पे अब जो हमारे S2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके अंतर्गत वैल्यू हम जो रखे हैं ID पे 102 एंड अमित नेम के अंतर्गत, तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो आउटपुट में आप लोग देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे 101 सोनू एंड 102 अमित, दो चीज़ हमारा प्रिंट हो गया। तो कुछ इस तरह से दो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं और उनकी भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। तो ये थे हमारे बाय रेफरेंस वेरिएबल के एग्जाम्पल। सेकेंड वे की बात करें तो हमारा सेकेंड है हमारा इनिशियलाइजेशन थ्रू अ मेथड। इसके अंतर्गत क्या होता है, इन दिस एग्जाम्पल वी आर क्रिएटिंग द टू ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास एंड इनिशियलाइज द वैल्यू टू दिस ऑब्जेक्ट बाय इन्वोकिंग द इंसर्ट रिकॉर्ड मेथड। तो यहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल हम क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, दो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। ठीक है, हियर वी आर डिस्प्लेइंग द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट का स्टेट डिस्प्ले कराने वाले हैं बाय इन्वोकिंग द डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन मेथड। अब किसे इन्वोक करके, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन मेथड का यूज करके। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जांपल क्या है, वहाँ से चीज़ें हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल है जिसमें कि हमने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई हुई है, लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे होंगे, और इस फिर बॉडी स्टार्ट किया और जो बॉडी स्टार्ट किए करली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट की जाती है। तो बॉडी स्टार्ट जो किए हैं इसके अंतर्गत हमने क्या किया, रोल नंबर लिया है। रोल नंबर हमारा इंटीजर टाइप का होता है, इसलिए हमने इंट टाइप का डेटा टाइप भी डिक्लेयर किया रोल नंबर से जस्ट पहले। फिर हमारा होता है नेम, नेम हमने लिया है, नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का होता है, मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टर होंगे, कैरेक्टर का कलेक्शन होगा तो हमारा क्या स्ट्रिंग टाइप का बन जाता है। तो हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप इसमें यूज किया है। ठीक है, इसके बाद हमने इंसर्ट रिकॉर्ड नाम का मेथड क्रिएट किया है, और उससे पहले वाइड मतलब नो रिटर्न टाइप, कोई वैल्यू इसमें रिटर्न नहीं होगी, तो इसलिए वाइड नो रिटर्न टाइप कीवर्ड का इसमें यूज किया गया है। और इसमें इंसर्ट रिकॉर्ड के अंतर्गत हमने कुछ पैरामीटर पास कराए हैं जिसमें कि इंट आर एंड स्ट्रिंग एन लिया गया है। मतलब जो हमारा आर से क्या हो जाएगा, इंट आर नाम का वेरिएबल है एंड स्ट्रिंग एन नाम का वेरिएबल है। इसके अंदर जस्ट हमने बॉडी स्टार्ट करके लिखा है रोल नंबर इक्वल टू आर, मतलब जो भी वैल्यू हम कॉल करने के बाद या फिर जो वैल्यू हम पास कराएंगे नीचे ऑब्जेक्ट की हेल्प से, जो भी वैल्यू हम पास कराएंगे तो वो आएगी आर के अंतर्गत, और आर की वैल्यू हो जाएगी असाइन हो जाएगी किस पे, रोल नंबर पे। फिर हम जो अगर एन की वैल्यू कुछ ना कुछ पास कराएंगे तो एन की वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, नेम पे असाइन हो जाएगी। फिर हम इसकी बॉडी क्लोज करती है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी असाइन हो जाएगी और रोल नंबर की कुछ वैल्यू होगी और नेम की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अभी वैल्यू तो असाइन हो गई, लेकिन अब इसे प्रिंट भी कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन नाम का दूसरा मेथड क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन नाम का नया मेथड क्रिएट कर लिया है, और उसके जस्ट आगे आप लोग देख लेंगे करली ब्रैकेट स्टार्ट है और system.out.println, और उसके पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर रोल नंबर प्लस डबल कोट्स के अंदर स्पेस प्रिंट कराएं, फिर प्लस मतलब मर्ज करने के लिए, और प्लस नेम। तो यहाँ पर रोल नंबर एंड नेम को प्रिंट करा दिया गया है। तो सबसे पहले क्या होगा, वैल्यू ऊपर असाइन हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा उसमें रोल नंबर पे और नेम पर, और उस पर कुछ डिस्प्ले, जब हमें आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करवाना होगा तो हम डिस्प्ले करवाने के लिए नया मेथड क्रिएट किए हैं डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन नाम का, जिसके अंतर्गत हमने क्या है, इसे इन दोनों को प्रिंट करा दिया है। ठीक है, और इसके जस्ट बाद बॉडी क्लोज कर दी गई है। ये था हमारा क्लास के अंदर इन दोनों का काम खत्म, दो इसमें मेथड क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, अब हम मेन फंक्शन की क्लास क्रिएट करेंगे। मेन फंक्शन की क्लास है हमारी टेस्ट स्टूडेंट 4। ठीक है,
बॉडी स्टार्ट किया और मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, फिर से इसकी बॉडी स्टार्ट करने के बाद अपन यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग एक भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अभी हम इससे पहले जस्ट पढ़े थे, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 ऑब्जेक्ट को लेकर ही समझने वाले हैं इस प्रोग्राम को। हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। सबसे पहले है हमारा S1 नाम का और दूसरा S2 नाम का। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो बनता है वो सबसे पहले क्लास के नाम से बनता है, क्लास नेम, और कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते हैं इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड क्लास का नाम अगेन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट, जो कि हमारा क्लास का नाम है, सबसे ऊपर आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट नाम की क्लास बनाए थे। स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन क्लोज। ठीक है, स्टूडेंट, फिर हमने S2 दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S2 नाम का इक्वल टू न्यू स्टूडेंट पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज। तो 2 ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर लिए, कौन कौन से, S1 एंड S2 नाम का। अब यहाँ पे वैल्यू हमें पास करानी है, तो किसमें वैल्यू पास करानी है हमें, इंसर्ट रिकॉर्ड के अंतर्गत। इंसर्ट रिकॉर्ड पे किसके अंतर्गत, इंट r एंड स्ट्रिंग n। तो यहाँ पे अब जिसके अंतर्गत हमें वैल्यू पास करानी है वो मेथड यहाँ पे लिखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिस नाम के ऑब्जेक्ट, सबसे पहला ऑब्जेक्ट हम किस नाम का क्रिएट किए थे, S1 नाम का, S1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, किस पे वैल्यू पास कराना है हमें, इंसर्ट रिकॉर्ड के अंतर्गत। तो इंसर्ट रिकॉर्ड को फिर मेथड का नाम लिखेंगे और उसके अंतर्गत कौन सी वैल्यू हमें पास करानी है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू लिखेंगे। तो इंटीजर हमारी डबल कोट्स के अंतर्गत नहीं होती, इसलिए हमें सिंपल नॉर्मल है 111 कॉमा करके डबल कोट्स के अंतर्गत करंट रखा गया है। तो यहाँ पे इंट r की वैल्यू हमारी 11 हो जाएगी और स्ट्रिंग n की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट। तुम्हारे नीचे से जो वैल्यू होगी पास होगी ऊपर इंसर्ट रिकॉर्ड के अंदर, और इंसर्ट रिकॉर्ड के अंतर्गत हमारी जो 111 है वो इंट r के अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी, पास हो जाएगी, और जो हमारी स्ट्रिंग n की वैल्यू हो जाएगी करंट। तो नीचे जस्ट इसके बॉडी के अंदर देखेंगे जो हमारा इंसर्ट रिकॉर्ड के अंतर्गत जो बॉडी बनी है, यहाँ पे वो r की जो वैल्यू जो होगी वो रोल नंबर पे असाइन हो जाएगी। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे इक्वल टू लगा है, तो r की वैल्यू जो हो जाएगी वो रोल नंबर पे असाइन हो जाएगी, और जो n की वैल्यू होगी वो नेम पे असाइन हो जाएगी। तुम्हारे रोल नंबर की कुछ वैल्यू हो जाएगी, रोल नंबर की वैल्यू हमारी क्या है 111, तो हमारे रोल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 111, एंड n जो हमारी वैल्यू है वो नेम पे चली जाएगी, तो नेम की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, करण। तब इन पे वैल्यू तो इंसर्ट हो जाएगी, लेकिन हमें प्रिंट भी कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग नए मेथड क्रिएट किए हैं, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। इसके अंतर्गत दोनों चीज़ क्या प्रिंट हो जाएंगी, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन देख रहे होंगे आप लोग। तो पहला चीज़ तुम्हारा प्रिंट हो गया, लेकिन हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किए हैं S2 नाम का, तो हम दूसरी वैल्यू भी इसमें पास करा सकते हैं। तो नीचे से हम पास कराएंगे S2 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड 222 कॉमा एंड rn। ठीक है, तुम्हारी अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी 222 एंड n की वैल्यू क्या हो जाएगी rn। तुम्हारी r की वैल्यू असाइन हो जाएगी रोल नंबर पे अगेन, एंड n की वैल्यू असाइन हो जाएगी इसमें नेम पे। तो रोल नंबर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 222 एंड नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी rn। तो हम दोनों को प्रिंट करा देंगे सिंपली। अब ये प्रिंट तभी होंगे जब इन्हें कॉल करेंगे। कॉल करने का मतलब क्या होगा, अपने जिस नाम को ऑब्जेक्ट बनाए हैं और कॉल किसे करेंगे, जिस पर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो डिस्प्ले हमारे डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन मेथड क्रिएट किए हैं, तब इसे हमें कॉल करने की नीड पड़ेगी। कॉल हम कैसे करते हैं उसे समझ लेते हैं। आप लोग जस्ट नीचे देख रहे होंगे S1 डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, जिस नाम का मेथड क्रिएट किए थे डिस्प्ले करने के लिए, तो डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन नाम का मेथड क्रिएट किए हैं और डबल कोट्स मतलब पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दिए। तो S1 डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन पैरेंथेसिस ब्रैकेट सेमीकोलन क्लोज। ऐसे तुम्हारा पहला कॉल हो गया, तो पहला हमारा प्रिंट हो जाएगा 111 स्पेस करण। ठीक है, तो पहला आउटपुट ही हमारा आ जाएगा। सेकंड हमने कॉल कराया S2 डॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन क्लोज। तो हमारा S2 पे हमने क्या डिस्प्ले करवाया, जो S2 की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करवा दी है। तो जो S2 की हमारी क्या वैल्यू थी 222, इंट की जो है r की वैल्यू थी एंड n की जो वैल्यू थी rn। तो हमारा जो हमारा प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से जो पास होने के बाद जो हमारा प्रिंट होगा वो हो जाएगा पहले 222 एंड rn, जो कि आप लोग राइट हैंड साइड पे ब्लैक स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ब्लैक बॉक्स पे। तो हमारे S2 की S1 की वैल्यू भी कुछ प्रिंट है और S2 की भी वैल्यू कुछ प्रिंट है। तो इस तरह से कुछ बाय मेथड के अंतर्गत हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से कुछ इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। बहुत ईजी, अगर सही से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये था हमारा बाय मेथड। ठीक है, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए तीसरा वे है वो है थ्रो अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमारा होता है जो हमारे क्लास का नाम रहता है, उसी नाम से हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाता है, जो कि हम बाद में पढ़ने वाले हैं अभी जस्ट इसके तुरंत बाद ही। तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, वी विल लर्न अबाउट कंस्ट्रक्टर इन जावा लेटर। ठीक है, इस लाइन को आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्लासेस। ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया एकदम डिटेल में, इससे डिटेल में कुछ नहीं हो सकता है। तो हमने ऑब्जेक्ट को पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, कवर कर लिया है। अब हमारा जाता है पॉइंट क्लासेस। अब ये क्लासेस क्या होती है? अ क्लासेस इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारा क्लासेस क्या होती है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप होती है विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज, जिसके पास कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। इट इज अ टेम्पलेट और ब्लू प्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। ये क्या होता है? टेम्पलेट होता है या फिर ब्लू प्रिंट होता है फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड,
जिसमें से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, फिर जहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी, यह कि लॉजिकल एंटिटी होती है। इट कैन बी फिजिकल, ये फिजिकल भी हो सकती है। तो हमारी क्लास क्या होती है? क्लास एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप होता है जिसके पास कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हमारे क्या है? क्लास। ये क्या है? लॉजिकल एंटिटी होती है और ये फिजिकल भी हो सकती है। तो हमारे क्लासेस में इस तरह से आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि हमारा हो गया क्लास। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हमारा क्लास इन जावा कैन कंटेन। हमारे जो जावा के अंदर जो हमारी क्लास बनती है क्या क्या कंटेन कर सकती है? पहले हमारा फील्ड्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक्स, नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस। तो ये सारे टॉपिक कवर कर सकती है क्लासेस। इसके अंतर्गत सारी चीज़ें हो सकते हैं हमारे। जैसा कि इससे पहले हमने हमारी पढ़ा था क्लास, तो उस क्लास का नाम बनाए थे। क्लास के अंतर्गत बॉडी स्टार्ट करने के बाद हमने वहाँ पर मेथड भी डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या हो सकता है? क्लास इन जावा कैन कंटेन। तो क्या क्या हम जो हमारी क्लास है क्या क्या कंटेन कर सकती है, वही इसमें बताया गया कि फील्ड्स हो गया, मेथड्स हो गए, कंस्ट्रक्टर हो गए, ब्लॉक, नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस। तो एक क्लास के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्लास के सिंटैक्स की बात करें तो इससे पहले हमने एक प्रोग्राम बना के देख लिया है हमारा इसमें, लेकिन वहाँ पे हमने सिंटैक्स की बात नहीं की थी क्योंकि हमारे वो उस क्लास का टॉपिक नहीं था, हमारा ऑब्जेक्ट का टॉपिक था। और इसलिए हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट के एग्जांपल सारे समझ लिए थे। अब जो वहाँ पे क्लास हम बना रहे थे उसका कुछ ना कुछ सिंटैक्स होगा। डायरेक्ट तो क्लास बनाना सीख नहीं लेंगे, तो उसका कुछ सिंटैक्स होगा। तो यहाँ पर हम क्लास बनाना सीखेंगे कि क्लास कैसे वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स टू डिक्लेयर ए क्लास, इसका कुछ सिंटैक्स है। सबसे पहले क्लास एक कीवर्ड का आप यूज करेंगे जो कि प्रीडिफाइन है। इसके बाद आप क्लास का नाम कुछ ना कुछ अपने मन से रखेंगे जो कि प्रीडिफाइन नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ मीनिंगफुल जावा में कुछ अर्थ नहीं होना चाहिए जो जिससे कि एरर आ जाए। तो अपने मन से कुछ ना कुछ आप नाम रख देंगे, उसका पहला लेटर कैपिटल में रखेंगे, आपको ध्यान में रहे। हालांकि कोई एरर नहीं आएगी लेकिन हमें फिर भी ध्यान में रखना है। क्लास नेम, बॉडी स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे फील्ड भी हो सकता है, मेथड भी हो सकता है जो कि कंटेन कर सकता है, जो कि हम अभी इससे पहले जस्ट देखे थे कि क्या क्या कंटेन कर सकते हैं हमारे क्लास। फील्ड्स हो गई, मेथड। तो ये हमारा नॉर्मल सिंटैक्स है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्लासेस क्या होती हैं तो क्लासेस के बारे में आप लोग को 3 से 4 पॉइंट लिखने की क्लासेस ये चीज़ होती है और क्या क्या कंटेन कर सकते हो वो चीज़ लिखना है आप लोगों को, और उसको कुछ सिंटैक्स बना देंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है तो इसे भी समझ लेते हैं। अ वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं। छोटा सा टॉपिक था, मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो यहाँ अ वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास, एक ऐसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर क्रिएट किया जाए बट लेकिन आउटसाइड द मेथड, वो हमेशा मेथड के बाहर होना चाहिए। तो हमारा कौन सा वेरिएबल कहलाएगा? इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है मेथड। ये मेथड क्या होते हैं? हम लोग अभी सबसे पहले ऑब्जेक्ट में सारी चीज़ इन पॉइंट को कवर कर लेंगे। क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस का हमने वहाँ पे यूज़ किया था, मेथड का भी यूज़ किया था। अभी मेथड होते क्या है उन्हें समझ लेते हैं। अब मेथड इज लाइक अ फंक्शन। अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी हो तो वहाँ पे फंक्शन टॉपिक पढ़े होंगे, फंक्शन क्या होते हैं, है ना। तो जैसे कि हम फंक्शन वहाँ पे पढ़ते थे वैसे यहाँ पे जो फंक्शन का वो हम ही मेथड बोल देते हैं। अगर नॉर्मली समझें तो फंक्शन को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? मेथड बोल देते हैं। ठीक है, तो अब मेथड इज लाइक अ फंक्शन, फंक्शन की तरह हमारे क्या मेथड होते हैं। विच इज़ यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो क्या एक्सपोज करता है? ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा है उसे एक्सपोज करता है हमारा क्या? मेथड। एडवांटेज ऑफ मेथड, अब मेथड के एडवांटेज क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी, कोड ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम कोड को दोबारा यूज करना चाहें तो हम एक मेथड के अंदर कुछ ना कुछ कोड लिख देंगे। जैसे कि हम कॉल करते थे, हम एक ही चीज़ को मल्टीपल बार कॉल कर सकते हैं, बार बार हमें ऊपर वाले कोड लिखने की नीड नहीं होगी। कहीं भी हमें दोबारा मान लो उस कोड को दोबारा यूज में लेना है तो हम उस मेथड को कॉल कर लेंगे दोबारा ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो जो चीज़ हमारा आउटपुट चाहिए उसी तुरंत पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। बार बार हमें कोड लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, इसलिए हमें इसे बोल देते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी। सेकेंड क्या है? ये ऑप्टिमाइज करता है कोड को, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो इसके एडवांटेज हैं किसके? मेथड के। अब मेथड हमारा क्या होता है? फंक्शन की तरह ही यूज होता है, जैसे कि हम सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन पढ़ते थे। न्यू कीवर्ड को हम लोगों ने पढ़ लिया था कि न्यू कीवर्ड क्या होता है। द न्यू कीवर्ड इज यूज टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करने के लिए यूज किया जाता है न्यू कीवर्ड का। ऑल ऑब्जेक्ट गेट मेमोरी इन हीप मेमोरी। तो हीप मेमोरी एक मेमोरी का ही टाइप है। तो इसे आप लोग इससे पहले भी जो भी है कंप्यूटर के मेजर सब्जेक्ट थे उनमें आप लोग पढ़े होंगे मेमोरी कितने टाइप की होती हैं, तो थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो समझ सकते हैं। तो न्यू कीवर्ड हमारा क्या होता है? मेमोरी को एलोकेट करता है एट अ रन टाइम। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत न्यू कीवर्ड यूज होता था ना, तो उसका क्या काम होता है? मेमोरी को एलोकेट करना रन टाइम पे। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं।
लेकिन एग्जाम्पल के साथ साथ इसमें एक चीज़ मेजर पॉइंट है, मेन फंक्शन विद इन द क्लास। जो हमारा मेन फंक्शन आप क्रिएट करेंगे, हम क्लास के बॉडी के अंदर ही क्रिएट करेंगे। मतलब अभी तक हम जो ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जाम्पल देखे थे, तो हमने ऊपर जो क्लास क्रिएट किए थे उसकी बॉडी क्लोज कर दिए थे, उसके अलग से मेन फंक्शन की अलग से एक क्लास क्रिएट करते थे। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो किसका, मेन फंक्शन विद इन द क्लास। जो हमारा मेन फंक्शन होगा वो क्लास के अंदर ही क्रिएट किया जाएगा। अब मेन फंक्शन की अलग से यहाँ पे क्लास नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला टाइप का है, मेन फंक्शन विद इन द क्लास। हियर वी आर क्रिएटिंग अ मेन मेथड इनसाइड द क्लास, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई है, क्लास स्टूडेंट। इसके अंतर्गत हमने बॉडी स्टार्ट करके इंट आईडी, एक आईडी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है और उसका जो डेटा टाइप है वो इंट है। नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोगों ने बॉडी क्लोज नहीं किए हैं। जो स्टूडेंट क्लास की जो बॉडी थी हम लोगों ने क्लोज नहीं किया है। जस्ट इसके बाद ही हम लोगों ने मेन फंक्शन क्रिएट कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। और बॉडी स्टार्ट करने के बाद हमने एक s1 नाम की ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे क्लास का नाम है, s1 एक ऑब्जेक्ट का नाम है, हमने अपने मन से लिया है। इक्वल टू न्यू क्या करता है, प्रिंट टाइप पे मेमोरी एलोकेट करता है। तो हमने पढ़ा था न्यू कीवर्ड का मतलब क्या है, वो इसका मतलब यही है, वही है न्यू कीवर्ड, वही वाला ही है। स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे हम S1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लेकिन हम आईडी की वैल्यू हमारे कुछ वैल्यू पास नहीं कराएंगे। अगर वैल्यू कुछ पास नहीं कराएंगे तो आईडी हमारी इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू हमारी 0 हो सकती है। तो वहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, हमारी 0 प्रिंट हो जाएगी। और नेम हमारा क्या स्ट्रिंग टाइप का है, तो नेम पे हमारा अगर कुछ वैल्यू पास नहीं कराएंगे तो क्या हमारा वैल्यू उसमें प्रिंट हो जाएगा, नल, नथिंग, मतलब नल मतलब कुछ नहीं। तो अगर इंट टाइप की वैल्यू, अगर कोई वैल्यू इसमें प्रिंट नहीं करा रहे हैं, उसको कुछ इंटीजर में कुछ वैल्यू नहीं दिए हैं, साइन नहीं किए हैं, तो हमारा 0 प्रिंट होगा इंट के लिए। अगर स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है, उसमें कुछ वैल्यू साइन नहीं किए हैं, तो वहाँ पे क्या नल प्रिंट होगा। तो हमने ऊपर क्रिएट किया था एक आईडी नाम का वेरिएबल और नेम नाम का वेरिएबल, जिसके अंतर्गत हमने तुरंत ही मेन फंक्शन अपना क्रिएट किया। उसके अंतर्गत हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उन दोनों को प्रिंट करा दिया, आईडी और नेम को। तो इसका कुछ आउटपुट आएगा। आउटपुट में हमारा क्या आया, राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं ब्लैक स्क्रीन पे, ब्लैक बॉक्स में सबसे पहले जो s1.id है उसका कुछ आउटपुट आएगा 0, एंड जो s1.name है उसका कुछ आउटपुट क्या आएगा, जो हमने प्रिंट कराया साउट के अंदर, system.out.println के अंदर s1.name, उसका कुछ आउटपुट क्या आएगा, नल। इस तरह से जो हमारा ये एग्जाम्पल है किसका, मेन विद इन द क्लास। जो हमारा मेन फंक्शन होगा क्लास के अंदर ये क्रिएट किया जाएगा, मतलब मेन फंक्शन की अलग से कोई क्लास नहीं बनाई जाएगी, जैसा कि ऑब्जेक्ट की एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्लास के एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है इसमें मेन फंक्शन आउटसाइड द क्लास। यहाँ पे हम वही एग्जांपल देखने वाले हैं जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय एग्जांपल देखे थे, मतलब मेन फंक्शन की अलग से एक क्लास बनाए थे, तो वही वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे मेन फंक्शन आउटसाइड द क्लास। तो दो तरह से मेन फंक्शन को अपने रख सकते हैं, या फिर इनसाइड क्लास रख सकते हैं या फिर आउटसाइड रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनसाइड का एग्जाम्पल समझ लिया है। अब यहाँ पे आउटसाइड के एग्जाम्पल को समझने वाले हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट नाम की हमने क्लास बनाई है और इसके बॉडी के अंदर आईडी नाम के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है और इंटीजर टाइप की आईडी हमारी होती है, इसलिए इंट टाइप का डेटा टाइप लिया गया है। नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, बॉडी क्लोज। इससे पहले वाले एग्जाम्पल हम लोग बॉडी क्लोज नहीं किए थे और इसके अंदर ही मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे हम बॉडी क्लोज कर दिए हैं, लेकिन अब मेन फंक्शन हमारा आउटसाइड बनेगा इस क्लास के बाहर, इसलिए हमने यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दी है। हम यहाँ पे मेन फंक्शन की एक नई क्लास बनाएंगे टेस्ट स्टूडेंट 1 नाम की, बॉडी स्टार्ट करके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन क्रिएट किए हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट किस नाम का होगा, s1 नाम का, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमेशा क्लास के नाम का ऑब्जेक्ट बनता है हमारा। तो स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। अब यहाँ पे s1 की वैल्यू हमने कुछ रिटर्न नहीं की वैल्यू का मतलब पास नहीं किए हैं, कोई वैल्यू असाइन नहीं की है आईडी की वैल्यू, तो आईडी की जगह हम क्या वैल्यू हमें प्रिंट हो जाएगी 0, एंड नेम की वैल्यू हमारी क्या प्रिंट हो जाएगी, नल। तो हमने साउट करा दिया s1.id एंड साउट करा दिया s1.name। साउट का मतलब system.out.println, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड में आप लोग देख रहे होंगे आउटपुट स्क्रीन पे ब्लैक बॉक्स में पहले पे s1.id के लिए 0 प्रिंट हो गया और s1.name के लिए नल प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा सेकंड टाइप का एग्जांपल मेन फंक्शन आउटसाइड द क्लास, किसके अंतर्गत एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्लास के अंतर्गत ये एग्जांपल्स हैं। इसमें ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्लास का भी यूज किया है। क्लास हमारे स्टूडेंट नाम की है, ऑब्जेक्ट हमारा s1 नाम का यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो ये दोनों एग्जाम्पल को आप लोग को ध्यान में रखना है कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो विद इन द क्लास भी बन सकता है और आउटसाइड द क्लास भी क्रिएट किया जा सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर क्लास के अंदर भी कभी मेन फंक्शन बनाया और क्लास के अगर बाहर भी बनता है तो तुरंत माइंड में आपके क्लिक हो जाना चाहिए कि हम जो हमारा मेन फंक्शन है उसे दो तरह से क्रिएट करते थे, या फिर क्लास के अंदर या फिर क्लास के बाहर, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कंस्ट्रक्टर्स, जिससे पहले ही छोड़ा था कि कंस्ट्रक्टर को हम आगे पढ़ेंगे, तो वही हमारा आ जाता है कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो इसे समझ लेते हैं। चलिए क्या होता है कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ब्लॉक होता है किसका, कोड्स का, सिमिलर टू द मेथड, मेथड के ही जैसे। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ये स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। इट calls a default constructor if there is no constructor available in the class। यह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहलाएगा कब, यदि क्लास के अंतर्गत कोई भी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है तो हमारा क्या कहलाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। इन सच केस, इस केस में जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट। इस केस में जावा जो हमारा कंपाइलर है, जावा का कंपाइलर है, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्रोवाइड कराता है हमारा जावा कंपाइलर इस केस में। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर कि कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, किसके तरह, सिमिलर टू द मेथड के ही तरह ही होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। हम जावा के अंतर्गत हमारे पास दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, कौन कौन से, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें कुछ नोट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये कंस्ट्रक्टर हमारा कहलाता है क्यों, क्योंकि ये वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करता है कब, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है उसी टाइम पे ये ऑब्जेक्ट वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करता है, इसलिए हमारा क्या कहलाता है, ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ये क्यों कंस्ट्रक्टर है, क्यों इसे कंस्ट्रक्टर ही कहा जाता है, तो आप लोगों को कुछ जवाब में देना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसलिए हमारा ये क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर कहलाता है। It is no necessary to write a constructor for a class. It is because Java compiler creates a default constructor if your class does not have any. तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, थोड़ा याद रहेगा तो अच्छी बात है। अब हमारा जो जावा कंस्ट्रक्टर है, इसे कुछ क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब किन किन बातों को ध्यान रखना होगा अगर हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो पहला है हमारा कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज इट्स क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर हमारा मेथड के ही तरह ही होता है, जैसे कि हम मेथड क्रिएट कर रहे थे, लेकिन हम मेथड को कोई भी नाम से क्रिएट कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या रूल बता रहा है, कंस्ट्रक्टर के अंतर्गत कौन सा रूल है हमारे पास, पहला रूल क्या है, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज इट्स क्लास नेम। मतलब जो हमारा क्लास का नेम है, जिस नाम से हमने क्लास बनाई है, तो कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नाम से ही डिक्लेयर किया जाएगा। जो हमारे क्लास का नाम होगा उसी नाम से हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन होगा, उसी नाम से हमारा कंस्ट्रक्टर बनेगा। ऐसा नहीं कि मेथड की तरह किसी भी नाम से हम इसे बना सके, तो हमारे साथ क्या होगा, ये क्लास के नाम से ही हमेशा कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाएगा। अ जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी अब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल एंड सिंक्रोनाइज्ड। तो जावा कंस्ट्रक्टर के पास क्या क्या नहीं होना चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट या किसे फॉलो नहीं करेगा, अब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल, ये सारे कीवर्ड को, एंड सिंक्रोनाइज भी नहीं करेगा हमारा क्या, कंस्ट्रक्टर। इन दोनों रूल्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। टाइप्स ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर। अब जावा कंस्ट्रक्टर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि हम लोग अभी जस्ट ही पढ़ा था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कोई भी कंस्ट्रक्टर अगर क्लास के अंतर्गत नहीं शो होता है तो वहाँ पे समझ लेना है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मतलब जो हमारा जावा कंपाइलर है वो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसे प्रोवाइड करता है, तो वो होता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और दूसरा हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसमें कुछ ना कुछ हम पैरामीटर पास कराएंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। तो अगर कंस्ट्रक्टर के बारे में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, तो आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में डिफाइन करना है। अब इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है उसे डिफाइन करना है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं उसे डिफाइन करना है। तो दो तरह से होते हैं हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में आप लोगों को डिफाइन कर देना है, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है उन्हें भी डिफाइन कर देना है। अब कैसे डिफाइन करना है यहाँ पे समझ लेते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंतर्गत क्या है देख लेते हैं। अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर। जब किसी कंस्ट्रक्टर के पास कोई पैरामीटर पास नहीं है, कोई भी पैरामीटर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो हमारा कौन सा कहलाएगा, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, क्लास नेम और पैरेंथेसिस ब्रैकेट इसका कुछ बॉडी स्टार्ट है। तो अगर कोई भी यहाँ पे वैल्यू पास नहीं कराई, पैरामीटर पास नहीं कराई किया गया है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसका कुछ सिंटैक्स है, क्लास का नाम होगा और पैरेंथेसिस ब्रैकेट। यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं कराई गई, मतलब पैरामीटर पास नहीं कराया गया है, तो हमारा क्या है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से हमें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल हमें यहाँ पे समझ लेते हैं। हम लोगों ने क्लास भी समझ लिया है, क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाए तो ऑब्जेक्ट को भी समझ लिया, मेथड क्या होते हैं उन्हें भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पे बात कंस्ट्रक्टर की आती है, तो कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, हमेशा क्लास के नाम से ही।
जो हमारे क्लास का नाम होगा उसी के नाम से कंस्ट्रक्टर हमारा बनता है, और कंस्ट्रक्टर हमारा मेथड के ही तरह ही होता है जैसे कि मेथड डिक्लेयर किए जाते हैं। अगर इस एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में क्या है, एक बाइक 1 नाम के हम लोगों ने क्लास क्रिएट की है, बॉडी स्टार्ट की है। फिर इस बॉडी के अंदर की आप लोग देख रहे होंगे कमेंट है क्रिएटिंग एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो हमारा कमेंट किया गया है ग्रीन कलर में डबल स्लैश के अंतर्गत, ये लाइन कभी भी आउटपुट स्क्रीन पे आपके शो नहीं होगी। मतलब यहाँ पे इस चीज़ को प्रोग्रामर को हेल्प मिलती है कि इसके अंतर्गत जो लाइन इसके नेक्स्ट लाइन पे लिखी है उसका मतलब क्या है, इसके आगे क्या क्या होने वाला है। तो एक जो डेवलपर है उनकी हेल्प मिलती है कमेंट के थ्रू, इसलिए हम हर एक लाइन का मतलब कमेंट के थ्रू लिख देते हैं उसके सामने किस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, तो इससे कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर करता है, जो भी डबल स्लैश के अंतर्गत लिखे जाएंगे तो उन्हें कंपाइलर का इग्नोर कर देता है। लेकिन हमारे जो डेवलपर उन्हें समझ में आ जाता है इसका मीनिंग, किस लाइन का मतलब क्या है। तो बॉडी स्टार्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग बाइक 1 पैरेंथेसिस ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, हमेशा क्लास के नाम से। तो क्लास का नाम हमारा क्या है, बाइक 1। तो यहाँ पे सेकंड आप देख रहे होंगे बाइक 1 फिर से हमारा आ गया और पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट हो गया, लेकिन पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं कराई गई है, इसलिए क्या किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसके जस्ट बाद इसकी बॉडी स्टार्ट की गई है और यहाँ पे साउट करा दिया गया है, मतलब सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन बाइक इज क्रिएटेड। यहाँ पे प्रिंट करा दिया गया है बाइक इज क्रिएटेड। फिर इसकी बॉडी क्लोज कर दी गई है। फिर जस्ट इसके बाद मेन मेथड क्रिएट किया गया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, हमेशा जो हमारे क्लास का नाम होगा उसी की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। तो क्लास का नाम हमारा क्या है, बाइक 1 और बी नाम का यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इक्वल टू न्यू बाइक 1 पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन क्लोज। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिए, फिर बॉडी क्लोज और दोनों बॉडी हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। आप लोगों को ध्यान में रखना जितनी बॉडी स्टार्ट करेंगे आप उन्हें क्लोज भी करना मस्ट है, नहीं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो अगर किसी एग्जांपल में छूट भी जाता है कि यहाँ पे बॉडी शो नहीं हुआ है तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग बॉडी क्लोज कर लेनी है। आप लोगों को ऊपर से देखना है कि कहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई है, तो उसकी बॉडी सबको जितनी बॉडी ओपन होंगी उतने ही क्लोज भी होंगी। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग कुछ चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए बाइक इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे इसे हम कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट कराएंगे, रन करवाएंगे। तो जैसे ही एग्जीक्यूट कराएंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा बाइक इज क्रिएटेड। तो ये था हमारा एग्जाम्पल किसका, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। अब आप लोगों के माइंड में कुछ एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि इसका पर्पज क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्यों आया है, इसका यूज क्या है, पर्पज क्या है। तो इसे समझ लेते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू। किस लिए इसका क्या यूज है, प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट। लाइक किस तरह का डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे कि 0 हो गई। जैसे कि हमने यहाँ पे आईडी में कोई वेरिएबल वैल्यू पास नहीं कराई थी इससे पहले वाले एग्जांपल में, और एग्जांपल देखे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ आईडी प्रिंट हो, उसका कुछ वैल्यू प्रिंट होकर आ जा रही थी 0। नेम पे कोई वैल्यू असाइन नहीं किए थे तो वहाँ पे कुछ उसके जगह प्रिंट हो जा रहा था नल। तो इस तरह के जो भी हमें प्रोवाइड कराता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो हमारा पर्पज क्या है, प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और भी समझ लेते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हम लोग समझ लें कि इसका पर्पज क्या होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करना। जैसे कि अगर कुछ वैल्यू में असाइन नहीं कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए। इंट टाइप की अगर स्ट्रिंग में कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं तो उसकी कुछ नल हो जाएगा। तो उसका एग्जांपल को समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट 3 नाम की यहाँ पे क्लास क्रिएट की गई है और उसको कुछ आईडी है और नेम है। बार बार यही चीज़ यूज कर रहे हैं बार, तब अब तो रट ही गए होंगे ये वाले प्रोग्राम। तो यहाँ आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इन चीज़ों की। फिर यहाँ पे हमने क्लास का कोई बॉडी क्लोज नहीं किया है, इसके अंदर ही क्लास के अंतर्गत ही हमने डिस्प्ले नाम का एक मेथड क्रिएट कर दिया है और इसके बॉडी के अंतर्गत हमने प्रिंट करा दिया आईडी और नेम को, फिर बॉडी क्लोज कर दी है। फिर मेन फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया गया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर यहाँ पे इसके बाद जस्ट ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एक S1 नाम का, एक S2 नाम का। ठीक है, लेकिन हमारी क्लास सेम ही रहेगी। हर बार जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाहें तो कर लें, लेकिन यहाँ पे क्लास का नाम हमारा सेम ही रहेगा। वहाँ पे बस ऑब्जेक्ट का नाम ही आप लोगों का चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे S1 हुआ है पहले का और दूसरे का S2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पे कॉल करेंगे किसे, डिस्प्ले मेथड को। तो डिस्प्ले मेथड के अंतर्गत हमने प्रिंट कराया है आईडी और नेम को, तो हम उसे कॉल कराएंगे। S1 ऑब्जेक्ट की हेल्प से पहले कॉल कराएंगे S1 डॉट डिस्प्ले, फिर S2 डॉट डिस्प्ले मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कराएंगे। कॉल कराने के बाद हमें आउटपुट स्क्रीन पे कुछ मिलेगा, वो होगा हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है आईडी और नेम की, तो आईडी की हमारी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0, और नेम की हमारी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नल। ठीक है, तो आउटपुट में लेफ्ट राइट साइड में आप लोग देख रहे होंगे आउटपुट स्क्रीन पे पहला 0 नल प्रिंट हुआ है, फिर 0 एंड नल प्रिंट हुआ है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है, उसे आप लोग पढ़ लेना, रीड कर लेना। सेकेंड टाइप आ जाता है हमारा कंस्ट्रक्टर का, जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे
उसके पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ हम पैरामीटर पास कराएंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू पास नहीं कराते थे, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमें कुछ ना कुछ वैल्यू पास कराना है। तो कंस्ट्रक्टर विच हैज स्पेसिफाइज नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये इसका डेफिनेशन है, इसे आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंतर्गत लिख सकते हैं। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाई यूज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्यों यूज करते हैं, इसका यूज क्या है। द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इससे पहले हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा था, बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू प्रिंट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, डिस्प्लेइंग डिफरेंट वैल्यू या फिर प्रोवाइड करने के लिए, डिफरेंट टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे सेम वैल्यू भी पास करा सकते हैं। यू कैन प्रोवाइड टेस्ट सेम वैल्यूज आल्सो। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और इनका यूज क्यों किया जाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और इसका यूज क्यों किया जाता है। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को एग्जांपल की हेल्प से समझें तो इस तरह से कुछ समझेंगे, देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नाम 4 नाम की हम लोगों ने क्लास क्रिएट किया है। बॉडी स्टार्ट करने के बाद आईडी एंड नेम सेम एबव। फिर यहाँ पे हम स्टूडेंट 4 मतलब स्टूडेंट 4 है हमारे, तुरंत क्लास का नाम हमें दिख गया, क्लास नेम हम लोगों ने क्रिएट किया था स्टूडेंट 4 नाम से। तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 नाम का फिर से कुछ दिख गया, तो इससे हमें तुरंत माइंड पर क्लिक हो जाना चाहिए कि एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर है हमारा स्टूडेंट 4 हमें दिख गया, तो क्लास का नाम भी हमारा सेम है। ऐसे दोनों सेम है, तो हमारा ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर के पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू पास कराई जा रही है, पैरामीटर पास कराया जा रहा है। तो ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड टाइप है कंस्ट्रक्टर का। हमने यहाँ पे पैरामीटर पास कराए इंट आई एंड स्ट्रिंग एन। ठीक है, आई की वैल्यू आईडी पे असाइन कर दी है और एन की वैल्यू नेम पे असाइन कर दी है और बॉडी क्लोज। अब यहाँ पे डिस्प्ले नाम का मेथड क्रिएट किए हैं और मेथड को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रिंट करा दिया गया है आईडी और नेम को। अब ये प्रिंट तभी होगा जब हम नीचे से कुछ ना कुछ वैल्यू पास कराएंगे मेन फंक्शन के अंदर से और कॉल कराएंगे। अब इसके जस्ट बाद हमने मेन फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, और उसकी बॉडी स्टार्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं 2 S1 एंड S2। आप लोग यहाँ पे एक भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 2 यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोगों को 2 शो हो रहे हैं तो आप 2 ही एग्जाम्पल क्रिएट करें, तो आप लोग एक भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने इससे पहले भी पढ़ लिया था। हमने S1 एंड S2 नाम को 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। स्टूडेंट 4 S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 4, और इसके अंतर्गत पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंतर्गत वैल्यू पास कराए हैं। ऊपर हम पैरामीटर पास कराए थे, पैरामीटर के अंदर क्या वैल्यू होगी अब यहाँ से हम पास कराएंगे। S1 के लिए जो वैल्यू हम पास कराने वाले हैं वो होगी 111 इंट की, एंड करंट है वो है n की, स्ट्रिंग n की, और S2 के लिए है इंट आई की वैल्यू 222 एंड स्ट्रिंग n की वैल्यू rn। अब ये प्रिंट कब तब होगा, ये वैल्यू तो यहाँ पास हो गई, लेकिन प्रिंट कब होगा जब हम कॉल कराएंगे। कॉल कैसे कराते हैं इससे पहले भी हम लोगों ने एग्जाम्पल में समझ लिया था, तो अब हमारे रिपीट ही कर रहे हैं, इससे हमें और भी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो कॉल कराने के लिए हम लोग जिस नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं ऑब्जेक्ट को लिखना है और डॉट करके अपना मेथड का नाम लिख देना है जिसके अंतर्गत हम प्रिंट करा रहे हैं, या फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन का यूज किए हैं। तो हमने डिस्प्ले मेथड के अंतर्गत साउट का यूज किया है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, तो यहाँ पे डिस्प्ले नाम का मेथड से कॉल करेंगे S1 डॉट डिस्प्ले और S2 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो इन दोनों की जो भी वैल्यू हो जाएगी एक एक करके प्रिंट हो जाएगी। राइट साइड में आप लोग ब्लैक बॉक्स में देख रहे होंगे, पहले पे है 111 एंड करंट, और सेकंड नेक्स्ट लाइन पे आ गया है 222 एंड rn। तो इसका ये एग्जांपल था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डिफॉल्ट के अंतर्गत पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होंगे, जबकि जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसके जो भी आप कंस्ट्रक्टर आप लोग क्रिएट करेंगे जब भी, तो इसके जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट है इसके अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर पास करेंगे। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कंस्ट्रक्टर टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस क्या है, इसे समझाओ। तो पहला डिफरेंस यही हो सकता है कि हम जो हमारा मेथड है इसे हम किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा क्लास के नाम से ही क्रिएट किया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बना के भी डिफरेंस अपना लिख सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वरना आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं टेबल के फॉर्म में। यहाँ पे एक साइड लेफ्ट साइड में जावा कंस्ट्रक्टर रखा गया और राइट साइड में जावा मेथड रखा गया। अगर जावा कंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, अ कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जबकि जावा मेथड के अंदर क्या है, अ मेथड इज यूज्ड टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे इनकी डेफिनेशन हम लोग देखे थे मेथड एंड कंस्ट्रक्टर के, तो उनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप लोग, वही यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अ कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव एन रिटर्न टाइप, इसके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न टाइप हो। और जावा मेथड के अंतर्गत क्या है कि मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप,
मेथड के अंतर्गत कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होना ही चाहिए। इस तरह से इसके सारे डिफरेंसेस हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हमने जावा मेथड को भी पढ़ लिया है और कंस्ट्रक्टर को भी पढ़ लिया है, तो अपने इन्हें बना के भी हम इसमें डिफरेंस इन दोनों में लिख सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें पॉइंट आप लोगों को याद में नहीं रहते हैं तो उम्मीद है कि सारे पॉइंट आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इन्हें समझेंगे, और इसे पढ़ के ही जाना है कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर जावा की बात करें तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा में कुछ नहीं होता है, ये होता है हमारा C++ के अंतर्गत। हाउएवर वी कैन कॉपी द वैल्यू फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू अनदर लाइक कॉपी कंस्ट्रक्टर इन C++। मतलब कि जैसे कि हम C++ में कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे जावा में भी कर सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये 5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंस्ट्रक्टर के बारे में ना पूछ के डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसे डिफाइन करो। तो अगर आप लोगों को कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में पता है तो आप डिफाइन कर देंगे, अगर नहीं पता है तो कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल लिख के आ जाना है, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आप लोगों को। तो जो हमारे कॉपी कंस्ट्रक्टर है इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ सकते हैं, कोडिंग के थ्रू ही। यहाँ पे केवल थोड़ी सी एक लाइन की डेफिनेशन इसमें लिखा है, तो आप लोग इसे सर्च कर लेना गूगल पे, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप एग्जाम्पल भी इसके तुरंत बाद आप लोग एग्जाम्पल लिख देंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टैटिक कीवर्ड क्या होते हैं, तो इसे समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट मेनली। अब इसका जो यूज होता है वो मेनली किस लिए यूज होता है, मेमोरी को मैनेजमेंट करने के लिए। वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विद वेरिएबल। हम जो स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं किसके साथ कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लासेस, इन सब के साथ हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हम उसका टाइप बताते थे, डेटा टाइप बताते थे, वैसे ही हम इसके साथ साथ इससे पहले हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर देंगे, मतलब स्टैटिक कीवर्ड लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्टैटिक कीवर्ड हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, विद वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लासेस etc। अब हमारे स्टैटिक क्या क्या हो सकते हैं वही यहाँ पे डिफाइन फिर से अगेन कर दिया गया है, वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक्स, नेस्टेड क्लासेस, सारे क्या हमारे स्टैटिक हो सकते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे वेरिएबल ये स्टैटिक टाइप के वेरिएबल है। तो इफ़ यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज स्टैटिक, यदि आप डिक्लेयर करते हैं कोई भी वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से, तो इट इज नोन एज स्टैटिक वेरिएबल, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो स्टैटिक वेरिएबल कहलाएगा। एडवांटेज क्या है स्टैटिक वेरिएबल को, उससे समझ लेते हैं। इट्स मेक योर प्रोग्राम मेमोरी इफिशिएंट एंड इट सेव्स मेमोरी, और ये मेमोरी को भी बचाते हैं। ये इसका एडवांटेज है स्टैटिक वेरिएबल का। तो अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया थ्योरी से, तो इसे एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल देखने वाले हैं जिसमें हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विदाउट स्टैटिक वेरिएबल, तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल का यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस पहले इसे आप लोग ध्यान में देख लीजिए। स्टूडेंट नाम की हम लोगों ने क्लास बनाया है और रोल नंबर से पहले इंट टाइप का डेटा टाइप लिया है, नेम से पहले स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप एंड कॉलेज से पहले स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप अगेन लिया गया है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि जो हमारा स्टैटिक कीवर्ड है यहाँ पर कहीं भी यूज नहीं किया गया है, ठीक है। अब वो कैसे यूज किया जाता है, इससे नेक्स्ट एग्जांपल में उसे समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल समझने से पहले एक मेजर पॉइंट है उसे देख लीजिए। स्टैटिक प्रॉपर्टी इज शेयर्ड टू ऑल ऑब्जेक्ट। जो हमारी स्टैटिक प्रॉपर्टी को क्या करती, किस लिए यूज की जाती है, शेयर टू ऑल ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट को शेयर करने के लिए। अब इस एग्जांपल के हेल्प से समझ लेते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल का कैसे यूज किया जाता है। लेफ्ट साइड में आप लोग देखेंगे स्टूडेंट नाम की हमने सबसे पहले क्लास बनाई हुई है। आप लोग इस जो भी मैं ग्रीन कलर पे लिखा हुआ है इसमें ध्यान नहीं देना है। मतलब ध्यान नहीं देने का मतलब क्या है कि इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये सब क्या लिखा हुआ है। ये हर एक लाइन का मतलब बताया गया है कमेंट करके कि इस लाइन का क्या मतलब है, इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है। जो कि इन्हें इन सारी लाइनों को जो भी कमेंट से हेल्प से जो भी हैं, इन्हें जो जावा कंपाइलर वो इग्नोर कर देता है। ये डेवलपर के लिए होती हैं कि इस लाइन का मतलब क्या हो, तो इजीली इन्हें समझ सके। तो इन सारी लाइन से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, जो भी सारे ग्रीन कलर से लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट नाम की हम लोगों ने क्लास बनाई है और इसके अंतर्गत बॉडी स्टार्ट करने के बाद रोल नंबर एंड नेम रखे हैं। फिर इसके बाद आप लोग एक और वो देख रहे होंगे वेरिएबल, जो कि कॉलेज नाम का वेरिएबल बना है। उससे जस्ट पहले स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप बताया गया है कॉलेज को, और उसके जस्ट पहले स्टैटिक नाम का कीवर्ड भी लिखा हुआ है, जो कि इससे पहले वाले जो एग्जांपल देखे तो उसमें नहीं था, वहाँ पे हम देखे थे नॉन आ स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके हम देख रहे हैं, इसका एग्जांपल समझ रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग से पहले स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया गया है कॉलेज में, कॉलेज वेरिएबल के अंतर्गत, ठीक है। तो हमारे क्या कहलाएगा, स्टैटिक वेरिएबल कहलाएगा, जो कि कमेंट में आप लोग देख रहे होंगे डबल स्लैश के आगे स्टैटिक वेरिएबल लिखा हुआ है। इसके जस्ट बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। कंस्ट्रक्टर कैसे है, क्योंकि
हमें पता है कि क्लास के नाम से ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो रखा है वो भी हमारे क्लास का नाम भी है स्टूडेंट, तो इसलिए है क्या है कंस्ट्रक्टर है। अब इसके पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंतर्गत कुछ ना कुछ पैरामीटर पास किए जा रहे हैं, इसलिए किस टाइप का हमारा सेकंड टाइप का हमारा एक कंस्ट्रक्टर है, कौन सा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू जो होगी वो रोल नंबर पे असाइन हो जाएगी और एन की वैल्यू जो आएगी वो नेम पे असाइन हो जाएगी, बॉडी क्लोज। इसके जस्ट बाद जो भी वैल्यू इसमें आएगी उसे डिस्प्ले करने की भी हमें नीड पड़ेगी, तो डिस्प्ले नाम का मेथड क्रिएट करेंगे और यहाँ पे इन दोनों को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और जस्ट इसके बाद आगे वाला जो एग्जाम्पल है आप लोग एरो से समझ सकते हैं, जो रेड कलर का एरो बना हुआ है, इसके जस्ट नीचे वाला जो है जस्ट वाली लाइन वो यहाँ पे राइट साइड में लिखी हुई है, पब्लिक क्लास टेस्ट स्टैटिक वेरिएबल। अब यहाँ पे मेन फंक्शन की एक नई क्लास क्रिएट की गई है, किस नाम से, टेस्ट स्टैटिक वेरिएबल 1 नाम से, ठीक है। फिर यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट किया गया है, जस्ट इसके बाद बॉडी के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, फिर से इसकी बॉडी स्टार्ट की गई, उसके अंतर्गत क्या आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट किस नाम से क्रिएट किया जाता है हमेशा, जो हमारे क्लास का नाम है, क्लास का नाम हमारा स्टूडेंट था और जो हमारा ऑब्जेक्ट अब क्रिएट करेंगे S1, तो स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और फिर सेम एज जितने भी प्रोग्राम बनाए थे वो जैसे वहाँ पे वैल्यू पास कराए थे सेम यहाँ पे वैल्यू पास करा रहे हैं। इंट की वैल्यू 1 एंड जो हमारा स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी करण, और स्टूडेंट 2 हमारा जो S2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं तो वहाँ पे 2 to 2 वैल्यू हो जाएगी इंट की और स्ट्रिंग की वैल्यू हो जाएगी RN, ठीक है। और फिर डिस्प्ले मेथड को कॉल करा देंगे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं कि आउटपुट उस ब्लैक बॉक्स के अंतर्गत 111 करण ITS एंड 222 RN ITS आ रहा है। अब ITS कैसे आ रहा है उसे समझ लेते हैं। हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट पास कराने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। हमें पता है कि स्टैटिक प्रॉपर्टी इज शेयर टू ऑल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जिस भी हम वेरिएबल को हम बाय डिफॉल्ट पास कराएं जिसके अंतर्गत स्टैटिक कीवर्ड रख दिए हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है 11 करण ITS एंड 222 RN ITS। तो ये था हमारा स्टैटिक कीवर्ड का एग्जाम्पल। तो इसमें नया कुछ नहीं है, केवल स्टैटिक कीवर्ड कुछ नया है और बाकी इससे पहले जितने हम लोग एग्जाम्पल बनाए हैं उन सब में सेम एग्जाम्पल बार बार लिया गया है, बस अलग अलग टॉपिक है उनका कुछ इसमें यूज कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने क्लास पढ़ लिया है, ऑब्जेक्ट भी पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, मेथड पढ़ लिया कि मेथड क्या होता है, कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं उन्हें पढ़ लिया है। और यहाँ पे हमने पढ़ने अब यहाँ पे हमें देखना था केवल एक ही टॉपिक कौन सा, स्टैटिक टॉपिक कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, तो उसका यूज हमने यहाँ पे करके देख लिया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होते हैं, उसका क्या मतलब है समझाओ, तो आपको स्टैटिक कीवर्ड के बारे में समझा देना है कि ये होते हैं और उसका एक एग्जाम्पल बना देना है आउटपुट के साथ। तो उम्मीद है ये टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्या होता है, चलिए उसे पढ़ लेते हैं। स्ट्रिंग इज ए बेसिकली एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज। ये बेसिकली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ही होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। जो हमारे कैरेक्टर की जो वैल्यू होंगी उनका जो सीक्वेंस होगा उसे रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग। एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स वर्क सेम एज जावा स्ट्रिंग। जो हमारा एरे कैरेक्टर होगा वो सेम एज जावा स्ट्रिंग की तरह ही वर्क करेगा। अगर इस एग्जांपल से समझें तो एग्जांपल हमारा क्या है, कैर स्क्वायर ब्रैकेट CS नाम का हमें वेरिएबल लिए हैं इक्वल टू करके, इसके अंतर्गत कुछ ना कुछ हम वैल्यू रखे हैं, मतलब कैरेक्टर पास करा है, कैरेक्टर असाइन किए हैं। और इसके जस्ट बाद आप लोग देख रहे होंगे स्ट्रिंग S इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग CH। यहाँ पे हम स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट की गई है। न्यू नाम से आप लोग पहले से परिचित है, S कोई भी ऑब्जेक्ट नाम का रख सकते हैं और स्ट्रिंग यहाँ पे हम स्ट्रिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो स्ट्रिंग यहाँ पे कीवर्ड का यूज किया गया। तो अगर एक लाइन से समझे कि स्ट्रिंग होता क्या है, तो ये कैरेक्टर का सीक्वेंस में कलेक्शन होता है। मान लो ABC, या फिर ऐसे भी समझे कि RAM अलग अलग लिखा हुआ है, तो हमारे ये कैरेक्टर हमारे साथ हम सिंगल कोट्स में हमेशा रखे जाएंगे, जैसे कि इसमें एग्जांपल में शो रहा होगा सिंगल कोट्स में। तो RAM अभी हमारे क्या है, कैरेक्टर है, लेकिन अब हम इसे कलेक्ट कर दिए हैं, इनका सब क्या कलेक्ट कर दिए, कलेक्ट क्या हो जाएगा, कलेक्शन कहलाएगा कैरेक्टर का। तो अभी हमारे क्या कहलाएगा, जो हमारा कलेक्शन होगा, तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो हमारे जो कैरेक्टर का कलेक्शन होगा हमारा क्या स्ट्रिंग कहलाएगा। स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में भी रख सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी रख सकते हैं। तो अगर एक लाइन में समझे तो ये होता है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के पास बहुत सारे मेथड हैं अलग अलग काम करवाने के लिए। प्री डिफाइंड मेथड है, जैसे कि किसी की लेंथ फाइंड करनी है, कोई भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, या फिर उसमें कितने कैरेक्टर इन्हें फाइंड करना है, या फिर कौन सी इंडेक्स में कौन सा कैरेक्टर आ रहा है उसे फाइंड करना है, या फिर दो स्ट्रिंग को मर्ज करना है। इस तरह से इन सब सारे काम करने के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड है स्ट्रिंग के अंतर्गत, तो उन्हें भी हम समझने वाले हैं जस्ट इसके बाद ही। वही यहाँ पे लिखा हुआ है पहले पॉइंट पे आप लोग देख रहे होंगे, जावा स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ मेथड्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग सच एज कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, कंपेरिजन करना। कंपेयर जिसके नाम से पता चल रहा है कि दो वैल्यू पे कंपेयर करना। सेकंड हमारे कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को मर्ज करना। तो हमारे केस के लिए कॉनकैट फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल्स हमें चेक करना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं, तो उसके लिए इक्वल्स फंक्शन का यूज करेंगे। स्प्लिट लेंथ रिप्लेस कंपेयर टू
इंटर्न, सब स्ट्रिंग, etc, मतलब बहुत सारा हमारे पास मेथड्स हैं अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्ट्रिंग के अंतर्गत। ठीक है, द java.lang.string क्लास इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल एंड कैर सीक्वेंस इंटरफेस। हमारी जो java.lang.string क्लास है वो क्या क्या इम्प्लीमेंट करती है, वो इम्प्लीमेंट करती है सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल एंड कैर सीक्वेंस इंटरफेस। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिगर से भी आप लोग समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग नीचे आप लोगों को शो हो रहा होगा कि स्ट्रिंग क्या क्या इंप्लीमेंट कर रही है, कैर सीक्वेंस, कंपेरेबल, सीरियलाइजेबल। ठीक है, अब इसी में से एक टाइप की अगर बात करें कैर सीक्वेंस की, तो कैर सीक्वेंस क्या होता है उसे समझ लेते हैं। कैर सीक्वेंस इंटरफेस, द कैर सीक्वेंस इंटरफेस इज यूज टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। यह क्या करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और इसके साथ साथ क्या होता है कि स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस इंप्लीमेंट्स इट। इट मीन्स वी कैन क्रिएट स्ट्रिंग इन जावा बाय यूजिंग दीज 3 क्लासेस। इसका मतलब हमारा क्या है कि हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं किनके यूज से, दीज 3 क्लासेस। कौन कौन से हमारे क्लासेस हैं, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, तो ये था कैर सीक्वेंस इंटरफेस के बारे में। इसे भी आप थोड़ा ऊपरी निगाहों से देख सकते हैं। अब अगर हम स्ट्रिंग बिल्डर की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम कैसे कैसे मेथड का कैसे क्या क्या यूज करते हैं तो उन्हें समझ लेंगे इन सब के एग्जांपल की हेल्प से। सबसे पहले आप समझेंगे कि इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है स्ट्रिंग का। सबसे पहले आप स्ट्रिंग बिल्डर एसबी नाम को कोई ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट करेंगे इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर शुभ। हमने डबल कोट के अंदर शुभ यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। अब यहाँ पे जो एसबी है उसे प्रिंट करा देंगे। साउट का मतलब होता है एस डॉट जो आउट लिखा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पे एसबी को प्रिंट करा देंगे तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, शुभ। अब यहाँ पे सेकंड आप स्टार पॉइंटर सेकंड लाइन पे आप देख रहे होंगे गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम इंडेक्स। अब हमारे इंडेक्स की हेल्प से कैसे कैरेक्टर फाइंड करेंगे उसे कैसे एग्जाम्पल के थ्रू है उसे समझ लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर, ये आपको लिखना ही लिखना है बार बार कीवर्ड स्ट्रिंग बिल्डर एसपी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर टॉनी। अब यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना है कि 0 इंडेक्स पे हमारा कौन सा लेटर आ रहा है, तो हमारी इंडेक्सिंग की बात करें तो 0 पे हमारा टी आ रहा है और 1 पे ओ और 2 पे एन एंड हमारा जो 3 है उस पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो हमें किसका फाइंड करना है, जो हमारे प्रिंट पे करा रहे हैं तो प्रिंट पे हम कैर 80 लिख रहे हैं, तो कैरेक्टर में फाइंड करना है कौन सा, 0 इंडेक्स का। तो हमारा ये बाय डिफॉल्ट मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है कैर 80। तो हमारा कैर 80 हमारे किसका इंडेक्स फाइंड करना है, 0 इंडेक्स का। तो 0 इंडेक्स पे हमारा क्या है, टी। तो आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा, टी हमारे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम किसी मेथड को यूज कर रहे हैं तो जिसके अंतर्गत वैल्यू असाइन हो रही है, जिसके अंतर्गत वैल्यू जा रही है, उस वेरिएबल का नाम रखेंगे डॉट करके। जो भी मेथड हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे उस मेथड का नाम रखेंगे और उसके पैरेंथेसिस के अंदर कुछ जो भी ऑपरेशन उसके अकॉर्डिंग है उसे परफॉर्म करेंगे। तो वैसे यहाँ पे हो रहा है साउट सिस्टम डॉट आउट पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर एस बी डॉट कैर 80 और उसके ब्रैकेट के अंदर 0 इंडेक्स हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो ये था। कोई भी हमें कैरेक्टर गेट करना है तो इसका कुछ फंक्शन है, हमारे प्री डिफाइंड मेथड है कैर 80। अब मान लो कि हमें किसी की इक्वल टू किसी की जगह पे कुछ और कैरेक्टर सेट करना है। ठीक है, तो उसे सेट करने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ मेथड्स हैं। तो सेट अ कैरेक्टर एट इंडेक्स, तो स्ट्रिंग बिल्डर आपको लिखना है एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब है टॉनी, यहाँ पे टॉनी नाम ले लिए हैं। ठीक है, डबल कोट्स के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत हमें सेट करना है 0 इंडेक्स पे पी हम सेट करना चाहते हैं। मतलब जो हमारे 0 इंडेक्स पे हमारा टी है यहाँ पे, तो यहाँ पे पी हमें सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे, एस बी वेरिएबल के अंदर वैल्यू यहाँ पे टॉनी हो रहा है, तो यहाँ पे एस बी डॉट सेट कैर 80 हमें क्या सेट करना चाहते हैं। इसके डबल कोट्स के अंतर्गत आप लोग लिखेंगे कौन से इंडेक्स पे, तो आपको इंडेक्स नंबर सबसे पहले बताना है, फिर कॉमा करके क्या करना चाहते हैं, उसके जगह पे क्या सेट करना चाहते हैं उसे सिंगल कोट्स के अंतर्गत रखेंगे। तो हमें 0 इंडेक्स पे पी सेट करना है, तो 0 इंडेक्स पे हमारा क्या है, टी है और हमें पी सेट करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0 सिंगल कोट्स के अंतर्गत पी। तो हम हमारा टॉनी की जगह में जो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा पोनी, PONY। ठीक है, तो ये था हमारा सेट कैर 80 किसके लिए, सेट आ कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर सेट करने के लिए। तो ये सेट कैर 80 मेथड हमारा कैरेक्टर को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये सारे प्री डिफाइन है। अगर आप लोग गूगल में सर्च करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स तो बहुत सारे मेथड आ जाएंगे और बहुत सारे उनके एग्जांपल्स आ जाएंगे, तो वहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल इंसर्ट अ कैरेक्टर एट सम इंडेक्स। अब किसी इंडेक्स पे हमें कोई भी कैरेक्टर इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ मेथड है जो कि है इंसर्ट मेथड। ठीक है, सेम यहाँ पे एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग्स नाम की क्लास बनाई हुई है। यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखना है कि स्ट्रिंग्स लिखा हुआ है ना कि स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है प्री डिफाइंड पहले से कुछ फिक्स है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग अगर हम केवल लिखेंगे तो एरर आ जाएगी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है स्ट्रिंग्स। बॉडी स्टार्ट करने के बाद मेन फंक्शन क्रिएट किया गया। मेन फंक्शन के अंतर्गत स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर लॉन्ग। ठीक है,
यहाँ पे अब इसके बाद हमें कुछ ना कुछ इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट हमें कहाँ पे करना है, इंसर्ट मेथड का यूज करेंगे। और कहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, जीरो इंडेक्स पे एस वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है। तो जीरो इंडेक्स पे हमारा क्या है, एल है, ठीक है, लोनी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स में हमें एस सेट करना है, तो यहाँ पे एल की जगह पे क्या सेट हो जाएगा, एस सेट हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या बदल जाएगा, सोनी। इसका आउटपुट स्क्रीन पे आपको प्रिंट हो जाएगा जब साउट पे एसबी को प्रिंट करा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे मेथड है, इन सब का मेथड का अपना एक मतलब है। तो आप लोगों को मेथड को पढ़ना है और उनके कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। वरना यहाँ पे हम लोग रीड कर सकते हैं, मतलब चीज़ें समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है, लेकिन अगर प्रोग्राम में सही से कुछ कैपेबल बनना है, हमें कोडिंग लाइन में जाना है, तो आपको कोडिंग करना मस्ट है, कोडिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ऐसे हमारे डिलीट का भी कोई भी किसी भी इंडेक्स से कुछ डिलीट करना चाहते हैं, तो कौन से इंडेक्स पे आपको डिलीट करना है, उसके लिए कुछ मेथड है आपके पास। कौन सा डिलीट नाम का एक मेथड है, कौन से इंडेक्स से आपको क्या डिलीट करना है, तो वो चीज़ आप इंडेक्स नंबर आपको बताएंगे, कॉमा करके क्या डिलीट करना है वो चीज़ बताएंगे। सेम है सबकी तरह ये भी प्रोग्राम है, इसे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे उसे डिक्लेयर किया जाता है, और उसमें प्री डिफाइंड बहुत सारे मेथड हैं। कौन कौन से मेथड है उसे भी हम उसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लिया है। तो आप लोगों के कुछ एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रिंग क्या होता है, उसे डिफाइन करो, तो आपको स्ट्रिंग को डिफाइन करना है, और ये कैसे इसे डिक्लेयर किया जाता है, इसका सिंटैक्स क्या है उसे लिखना है, और इसके क्या प्री डिफाइंड मेथड है, कौन कौन से मेथड हैं, जो आपको इजी लगे उसका एक मेथड का एग्जांपल बना देना, डेट्स इनफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है पैकेज। ये पैकेज क्या होते हैं, अगर रियल लाइफ में इस पैकेजेस को समझे तो इसका पैकेजेस का मतलब क्या है। मान लो कोई एक प्रोजेक्ट है, उसमें मल्टीपल डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। जावा लैंग्वेज का मान लो यूज़ कर रहे हैं, तो जावा लैंग्वेज पे हम मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करते हैं। अब जो मान लो 5 डेवलपर हैं एक साथ ही वर्क कर रहे हैं उस किसी एक प्रोजेक्ट पर, तो वहाँ पे कभी कभी ये कंडीशन भी कोई केस बन सकता है कि कोई 2 यूजर हैं, कोई 2 डेवलपर हैं, सेम क्लास का नाम रख सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो अब जब सारे प्रोग्राम को मर्ज किया जाएगा, पूरा कोड को एक साथ रखा जाएगा, तो 2 सेम क्लासेस हो जाएंगी वहाँ पे। तो कुछ एरर आने की संभावना हो सकती है उसमें, क्योंकि एक क्लास पे कुछ और डिफाइन किया होगा और उसी सेम क्लास पे जो दूसरा डेवलपर है कुछ और डिफाइन कर दिया होगा। तो इन दोनों पे एरर आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती हैं। इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास आ जाता है पैकेजेस। यहाँ पे सब लोग अपने अपने डेवलपर जो डेवलपिंग करेंगे अलग अलग पैकेज क्रिएट करेंगे, और पैकेजेस पे अगर सेम भी क्लासेस आ जाती हैं तो उससे कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए हमारे पास आ जाते हैं पैकेज। तो और दूसरे तरीके से समझें अगर, तो यहाँ से समझ लेते हैं, अ जावा पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। तो हमारे जो पैकेजेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। तो हमारी ये होता है पैकेज इन जावा कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 फॉर्म। कौन कौन से, बिल्ट इन पैकेज एंड यूजर डिफाइंड पैकेज। 2 फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है जावा पैकेज। पहला फॉर्म कौन सा है, बिल्ट इन पैकेज, और दूसरा हमारा क्या है, यूजर डिफाइंड पैकेज। देयर आर मैनी बिल्ट इन पैकेज सच एज जावा, लैंग, AWT, ETC। तो हमारे पास मैनी टाइप बिल्ट इन पैकेज हैं, कौन कौन से, जावा, लैंग, AWT, इस तरह से हमारे क्या है, बिल्ट इन पैकेज कहलाएंगे सारे हमारे, ठीक है। हमारे जावा पैकेज के एडवांटेज क्या, हमसे समझ लेते हैं। जावा पैकेज इज यूज टू कैटेगराइज द क्लासेस एंड इंटरफेसेस टू सो दैट दे कैन बी इजिली मेंटेन। जावा पैकेज हमारा यूज किया जाता है किसके लिए, क्लासेस को कैटेगराइज करने के लिए और इंटरफेस को, सो दैट किसके लिए, दे कैन बी इजिली मेंटेन्ड, इसलिए हम इन्हें इजिली मेंटेन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पहला एडवांटेज हो गया। सेकंड एडवांटेज हमारा क्या, जावा पैकेज प्रोवाइड्स एक्सेस प्रोटेक्शन। हमारा जो जावा पैकेज है क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये है इसका सेकंड एडवांटेज। अगर इसके एग्जांपल की बात करें कि हमारा पैकेज का एग्जांपल क्या है, तो सिंपल एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं। द पैकेज कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ पैकेज इन जावा। अगर जब भी हम कोई पैकेज क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे पैकेज कीवर्ड का यूज करेंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना। बिना पैकेज कीवर्ड का यूज किए हुए हम कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते पैकेज के अंतर्गत, अगर हम कुछ बना रहे हैं तो क्या करना है, द पैकेज कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ पैकेज इन जावा। यहाँ पे एग्जांपल बात करें तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे simple.java नाम की एक फाइल क्रिएट की गई है। पैकेज माई पैक नाम के यहाँ पे पैकेज क्रिएट किया गया है। फिर एक सिंपल नाम की क्लास बनाई गई है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और साउट करा दिया गया है वेलकम टू पैकेज। ये था आपका सिंपल पैकेज क्रिएट हो गया है यहाँ पे माई पैक नाम का, ठीक है। ये पैकेज कुछ नहीं होते हैं, केवल एक फोल्डर बन जाता है। अभी तक हम जो भी प्रोग्राम आप लोग बना रहे होंगे तो सिंपली आप कंपाइल करते थे और एग्जीक्यूट कर देते थे। तो कंपाइल करने के बाद, सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद एक बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता था हमारा सोर्स कोड, और उसे फिर एग्जीक्यूट कर देते थे। इस तरह से होता था, लेकिन वहाँ पे कोई फोल्डर या डायरेक्टरी नहीं बनती थी। लेकिन यहाँ पे जैसे ही पैकेज क्रिएट करेंगे तो इसका एक पैकेज माई पैक नाम का आपकी एक डायरेक्टरी बन जाएगी, जिसके अंतर्गत आपकी सिंपल नाम की एक क्लासेस बन जाएगी। सिंपल नाम की जो हमारी फाइल है ये, वो इसके अंतर्गत स्टोर हो जाएगी माई पैक डायरेक्टरी के अंतर्गत। तो यहाँ पे पैकेज उसी को बोला जाएगा डायरेक्टरी को, ठीक है।
तो हमारा पैकेज हमारा क्रिएट हो गया यहाँ पे माई पैक नाम का। ये सिंपल एग्जाम्पल था पैकेज का। अब मान लो हमारा कोई भी पैकेज क्रिएट हो गया तो इसे कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसका कुछ तरीका हमारा अलग है। अभी तक सिंपल जो भी हम प्रोग्राम बना रहे थे तो उनका केवल तरीका केवल सिंपल था। उनका क्या तरीका था, सिंपल लिखना है जावा सी और अपने फाइल का नाम डॉट जावा, तो इससे कंपाइल हो जाएगा। और एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल लिखते थे जावा और फाइल का नाम, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देते तो हमारा आउटपुट आ जाता था अगर प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। लेकिन हमारे यहीं पे पैकेजेस के अंदर क्या होता है, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एनी IDE, मतलब अगर कोई आप IDE यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका कुछ ऐसा एडिटर यूज नहीं कर रहे हैं जिसमें एक ही बटन प्रेस करने के बाद कुछ आउटपुट आ जाता है, तो अगर आप लोग IDE यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या क्या नीड पड़ेगी, यू नीड टू फॉलो द सिंटेक्स गिवन बिलो। तो आपको इस सिंटेक्स की नीड पड़ेगी। देख लेते हैं कौन सी सिंटेक्स की, जावा सी स्पेस -d स्पेस डायरेक्टरी जावा फाइल नेम। डी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस एग्जांपल की बात करें सिंटेक्स की, तो सबसे पहले आपको कोई भी फाइल का अगर मान लो तुम्हें कंपाइल कराना है, सबसे पहले लिखोगे जावा सी स्पेस दोगे बीच में -d स्पेस डॉट स्पेस, मान लो सिंपल डॉट जावा के हमने ऊपर एक एग्जांपल देखा था, फिर वहाँ पे स्पेस करके सिंपल डॉट जावा लिख देना है। इस तरह से कुछ कंपाइल होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब भी आप जावा के अंतर्गत जो पैकेज है उसे कंपाइल कराएंगे तो, ठीक है। जावा सी स्पेस -d स्पेस डॉट स्पेस सिंपल डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल करने के लिए इस कमांड का यूज करेंगे पैकेज को। अब इसे रन कराएंगे तो रन कराने के लिए क्या यूज करेंगे उसे देख लेते हैं। You need to use fully qualified name, example mypack.simple etc to run the classes। आपको fully qualified name की नीड पड़ेगी, जैसे कि mypack.simple। तो अब mypack नाम का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट किए हैं और .simple नाम की क्लास थी, तो जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, आपको पहले पैकेज का नाम लिखना है, फिर डॉट करके जो भी आपका क्लास का नाम था उसे लिखना पड़ेगा। इस तरह से आप एग्जीक्यूट करेंगे। अगर नॉर्मली समझे तो आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। टू कंपाइल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जावा सी स्पेस -d स्पेस डॉट स्पेस सिंपल डॉट जावा। हम यहाँ पे सिंपल डॉट जावा उसी का नाम लिख रहे हैं जो अभी हम इससे पहले एग्जांपल देखे थे पैकेज के अंतर्गत, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, सिंपल डॉट जावा, उस फाइल का। तो इसी फाइल का हम यहाँ पर नाम लिख रहे हैं कंपाइल करने के लिए, जावा सी स्पेस -d स्पेस डॉट स्पेस सिंपल डॉट जावा। तो हमारा कंपाइल हो जाएगा अगर कोई एरर नहीं होगी तो, मतलब हमारा एक फोल्डर बन जाएगा, डायरेक्टरी बन जाएगी जिसके अंतर्गत हमारी फाइल पहुँच गई कौन सी, सिंपल डॉट जावा। अब इसे एग्जीक्यूट भी करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जावा लिखना पड़ेगा स्पेस, अब किस नाम का पैकेज क्रिएट किया है, माई पैक नाम का हम लोगों ने पैकेज क्रिएट किया था, तो माई पैक डॉट क्लास का नाम सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करने के बाद आप लोगों का आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट हमारा क्या था, वेलकम टू पैकेज। हमारा आउटपुट स्क्रीन पे ऐसा कुछ मैसेज शो हो जाएगा। यहाँ पे -d का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी। तो ये था हमारे पैकेज के बारे में, पैकेज क्या होता है। मैंने सिंपल आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी इसका दिया कि किस लिए पैकेज को क्रिएट करने की में नीड पड़ी, और पैकेज होते क्या हैं, कैसे इन्हें कंपाइल किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। पैकेज का सिंपल एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिया, और कैसे इन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। इसे एग्जीक्यूट और कंपाइल करने के लिए कमांड हमारी अलग है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमारे एक पैकेज से दूसरे पैकेज को कैसे एक्सेस किया जाता है, उसके पास भी हमारे पास तरीके हैं, तो चलिए उन्हें समझ लेते हैं। देयर आर 3 वे टू एक्सेस द पैकेज फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। हमारे पास कौन कौन से वे हैं एक्सेस करने के लिए। पहला है हमारा इंपोर्ट पैकेज डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन, और दूसरा टाइप हमारा इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास नेम, और तीसरा हमारा जो वे है फुली क्वालिफाइड नेम। तो 3 हमारे पास वे हैं एक पैकेज से दूसरे पैकेज को एक्सेस करने के लिए। तो मेजर पॉइंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आप लोगों से कि पैकेजेस क्या होते हैं और इससे एक्सेस करने के लिए हमारे पास कौन कौन से वे हैं। तो आपको पैकेजेस के बारे में डिफाइन करना है और इसके तीनों वे के बारे में इन्हें डिफाइन करना है कि कैसे क्या इन्हें एक्सेस किया जाता है। तो अगर पहले वे की बात करें इंपोर्ट पैकेज डॉट एस्ट्रिक की, तो यूजिंग पैकेज नेम डॉट एस्ट्रिक। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इफ़ यू यूज पैकेज डॉट एस्ट्रिक देन ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेस ऑफ दिस पैकेज विल बी एक्सेसिबल बट नॉट सब पैकेज। अगर आप इंपोर्ट पैकेज डॉट एस्ट्रिक का यूज करते हैं तो इसके अंतर्गत जितने भी क्लासेस एंड इंटरफेसेस बने हुए हैं तो आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं दूसरे पैकेजेस के अंतर्गत। और आप लोग क्या नहीं कर सकते हैं, वो आप सब पैकेजेस को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था इसका मेन कारण। तो इस तरह से इसके अंतर्गत एक्सेसिंग होती है। द इम्पोर्ट कीवर्ड इज यूज टू मेक द क्लासेस एंड इंटरफेसेस ऑफ अनदर पैकेज एक्सेसिबल टू द करंट पैकेज। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है, तो इसके लिए क्यों यूज किया जाता है, जो पहला पैकेज जो क्रिएट किया गया है उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने में इंपोर्ट करने के लिए, अपने दूसरे पैकेज में इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सारे वेज को हम समझने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे इंपोर्ट पैकेज डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन इसका एग्जाम्पल से।
इसके अंतर्गत हम दो पैकेज क्रिएट करेंगे, एक पहला पैकेज होगा, दूसरा पैकेज होगा, फिर उससे कुछ रन कराएंगे। कैसे इंपोर्ट करेंगे उसे हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें पैकेज के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपको दो फाइल क्रिएट करनी होगी। सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करनी होगी, किसी भी नाम से आप लोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो फाइल आपको इजी की सहूलियत के अकॉर्डिंग, पहले एक फाइल है a.java और दूसरी है b.java। तो लेफ्ट साइड में जो फाइल है वो a.java के नाम से सेव करेंगे आप लोग, जो राइट साइड में एक फाइल है उसे b.java के नाम से सेव करेंगे। हम यहाँ पे पैकेज बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, कैसे एक्सेस करते हैं एक पैकेज को दूसरे पैकेज से। सबसे पहले हम a.java में हमने एक पैक नाम का एक पैकेज क्रिएट किया है, फिर पब्लिक क्लास एक ए नाम की एक क्लास बनाई है जिसे पब्लिक कर दिए हैं। पब्लिक क्यों किए हैं? क्योंकि हम जो दूसरा पैकेज है वहाँ पे इस क्लासेस को आसानी से एक्सेस कर सकें, क्योंकि जो चीज़ पब्लिक होती है अगर रियल लाइफ में समझे उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं हमारे पब्लिक, स्टैटिक, प्राइवेट एंड डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया है, इससे पहले हमने वीडियो पे कवर कर लिए हैं सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद हमने क्या किया है, इसमें मैसेज नाम का मेथड क्रिएट किया है और उसे भी पब्लिक कर दिया है और उसके अंतर्गत प्रिंट करा दिया है हेलो को। इतना काम हम लोगों ने a.java फाइल पे कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम एक्सेस करेंगे दूसरे पैकेजेस के अंतर्गत, b.java फाइल के अंतर्गत। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, राइट हैंड साइड में आप लोग देख रहे होंगे माई पैक नाम का एक पैकेज क्रिएट किया गया है और यहाँ पे इम्पोर्ट पैक को इम्पोर्ट किया गया है। कौन सा पैक का मतलब क्या है? यहाँ पे जो इस a.java में जो पैकेज क्रिएट किया गया है उसे यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है, इम्पोर्ट पैक डॉट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत जितनी भी क्लासेस हैं वो इंटरफेस या फिर इंटरफेसेस हैं सब कुछ एक्सेसिबल हो जाए, सबके हम यूज कर सके। तो यहाँ पे डॉट एस्ट्रिक करके सेमीकोलन लगा दिए। इसके बाद हमने b.b नाम की एक क्लास बनाई है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पे मेन फंक्शन को क्रिएट किए हैं, ना कि a.java पे, ठीक है। मेन फंक्शन क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, किस नाम से? जिस नाम से आपकी पहली क्लास बनी थी। किस नाम से पहली क्लास बनी थी? ए नाम की, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज को यहाँ पे कॉल करा दिया गया है। तो हमारे मैसेज के अंतर्गत क्या चीज़ प्रिंट है? फर्स्ट वाली क्लास में देख रहे होंगे, फर्स्ट वाली फाइल पे मैसेज के अंदर मैसेज मेथड के अंतर्गत हमने प्रिंट कराया है हेलो को। तो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आपको हेलो प्रिंट हो जाएगा। अभी कब प्रिंट होगा? जब जैसे कि पैकेज को हम कंपाइल कराते हैं तो उस कमांड को लिखेंगे कंपाइल करने के लिए, और रन कराने के लिए भी एग्जीक्यूट कराने के लिए जिस कमांड का यूज़ करते थे वैसे एग्जीक्यूट कराने के लिए उस कमांड का यूज़ करेंगे। इंटर प्रेस करते ही आपके स्क्रीन पे हेलो प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये था हमारा पैकेज, किसका एग्जाम्पल था ये? इम्पोर्ट द पैकेज नेम डॉट एस्ट्रिक। तो यहाँ पे हम डॉट एस्ट्रिक का यूज करके कैसे फर्स्ट वाले पैकेज को दूसरे पैकेज में एक्सेस करते थे या फिर करते हैं, उसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस आप लोग अपने कोडिंग एडिटर में कर सकते हैं और कर ही लेना अगर कुछ अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, फिर कुछ सीखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूजिंग पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। अब ये तक हमारा डॉट के बाद एस्ट्रिक का यूज कर रहे थे इससे पहले वाले में। यहाँ पे हम डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर क्लास का नाम ही रख देंगे जिसके अंतर्गत उस क्लास के अंतर्गत जो चीज़ हम प्रॉपर्टी है, जो वैल्यू है, उसे उस पर्टिकुलर नाम के अंतर्गत हम यूज कर सकें, ठीक है। अभी तक एस्ट्रिक में क्या हो रहा था? एस्ट्रिक का मतलब कोई भी क्लासेस को हम यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलर किसी एक क्लास का ही नाम रखेंगे और उसी क्लास के अंतर्गत जो भी वैल्यू होंगी, प्रॉपर्टी होंगी, उसे हम यूज कर सकते हैं, अदर नहीं, ठीक है। जिस भी क्लासेस का हम यूज़ करना चाहते हैं उस क्लासों को हम यूज कर सकते हैं। इफ़ यू इम्पोर्ट पैकेज डॉट क्लास नेम देन ओनली डिक्लेयर्ड क्लास ऑफ दिस पैकेज विल बी एक्सेसिबल। तो यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो और हमारा क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में भी आप लोग दो फाइल देख रहे होंगे, a.java एंड सेकेंड है जो कि राइट हैंड में है b.java। a.java के अंतर्गत सेम एज पैक नाम का एक पैकेज क्रिएट किया गया है और क्लास ए नाम की एक क्लास क्रिएट की गई है जिसे कि पब्लिक कर दिया गया है, और मैसेज को भी पब्लिक कर दिया गया है, मैसेज मेथड को भी, और उसके अंतर्गत प्रिंट करा दिया गया है हेलो को, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे इंपोर्ट करने का हमारा तरीका अलग है। वहाँ पे हम एस्ट्रिक का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम एस्ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हम क्लास का नाम यूज करेंगे। सेकंड वाली फाइल पे आप लोग देख रहे होंगे b.java पे एक माई पैक नाम का एक पैकेज क्रिएट किया गया है और फिर सेकंड पे इंपोर्ट किया गया है पैक को, मतलब फर्स्ट वाली फाइल का पैकेज को इंपोर्ट किया गया है। डॉट क्लास का नाम क्या था हमारा ए, तो यहाँ पे एस्ट्रिक की जगह हम क्या आ गया है ए, पैक डॉट ए सेमीकोलन। अब इसके जस्ट बाद यहाँ पे बी नाम की क्लास क्रिएट की गई है, पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड यहाँ पे क्रिएट किया गया है और क्लास के नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया है और मैसेज को कॉल कर दिया गया है। मैसेज मेथड के जो कॉल किया गया है तो इसके अंतर्गत जो चीज़ भी रखा गया है, जिसे भी हम प्रिंट कराएं, हेलो को प्रिंट कराएं, तो आउटपुट स्क्रीन पे हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। ये था हमारा सेकंड टॉपिक, मतलब सेकंड पॉइंट, कैसे हम एक्सेस करते हैं एक पैकेज से दूसरे पैकेज को या फिर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूजिंग फुली क्वालिफाइड नेम। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इफ़ यू यूज फुली क्वालिफाइड नेम देन ओनली डिक्लेयर्ड क्लास ऑन
दिस पैकेज विल बी एक्सेसिबल। नाउ देयर इज नो नीड टू इम्पोर्ट, इसमें इम्पोर्ट कीवर्ड का कोई भी यूज नहीं होगा, जैसे कि इससे पहले वाले दोनों एग्जांपल में हो रहा था, तो यहाँ पे इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज नहीं होगा। बट यू नीड टू यूज फुली क्वालिफाइड नेम एवरी टाइम व्हेन यू आर एक्सेसिंग द क्लास और इंटरफेस। तो इसके पॉइंट है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो हमारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे अब आप लोग एग्जाम्पल देख रहे होंगे, तो सेम एज दो फाइल हम लोग क्रिएट किए हैं, एक a.java की और b.java की। ठीक है, आप लोग किसी भी नाम से कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफरेंस केवल सिंपल एक नाम रख दिया है a.java एंड दूसरी फाइल का नाम b.java। a.java के अंतर्गत आप लोग देख रहे होंगे पैक नाम का पैकेज क्रिएट किया गया है, सेम एज जिससे पहले जैसे कि हम लोग क्रिएट करते आ रहे हैं। और फिर ए नाम की क्लास बनाई गई जिसे पब्लिक कर दिया गया है, फिर मैसेज नाम का मेथड क्रिएट किया गया है और फिर उसे भी पब्लिक कर दिया गया है। उसके अंतर्गत हेलो प्रिंट करा दिया गया है। अब इसे कैसे एक्सेस करेंगे उसे देख लेते हैं। सेकंड फाइल में आपको आ जाना है b.java पे, जो कि राइट हैंड साइड पे है। यहाँ पे b.java नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आपको राइट हैंड साइड वाले फाइल पे आपको देखना है। यहाँ पे माई पैक नाम का एक पैकेज क्रिएट किया गया है और b नाम की एक क्लास क्रिएट की गई है और कोई भी यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड का यूज नहीं किया गया है, आप लोग देख रहे होंगे। फिर यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट किया गया और बॉडी स्टार्ट कर दी गई है। फिर इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया है उसे आपको ध्यान में देना है, उसे ध्यान से समझना है। पैक डॉट ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू पैक डॉट ए पैरेंथेसिस ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम पैक नाम का जो पैकेज क्रिएट किए हैं पहले वाली फाइल पे, उसकी क्लास को एक्सेस कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है तो कुछ इस फॉर्म में क्रिएट किया गया है, पैक डॉट ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू पैक डॉट ए पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज। और इसका मतलब क्या है, यूजिंग फुली क्वालिफाइड नेम। फिर इसके बाद डायरेक्ट कॉल करा दिया गया है मैसेज को, जिस नाम पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट मैसेज पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन क्लोज। ठीक है, यहाँ पे मैसेज को हम डायरेक्ट कॉल करा दिए हैं और हेलो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ये था हमारा फुली क्वालिफाइड नेम, जो कि उन दोनों से डिफरेंस था। यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता। तो हमारे पास 3 वे हैं पैकेज को एक्सेस करने के लिए। तो इस तरह से इस यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने कवर कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे अगर आप लोगों ने इसे ध्यान से समझा है तो। अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगी। और जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उसे भी कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया है, तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।